चैप्टर नंबर 3 और चार्ट्स पे आ जाओ। 3.94 3.94 अमर, उसकी जरूरत नहीं है मेरे को, ऐसे भी ये लगने वाला है। चलो लेट्स डू इट गाइस, कम ऑन। गुड मॉर्निंग, हे गुड मॉर्निंग लाइव स्ट्रीमिंग, गुड मॉर्निंग गुरुकुल के बच्चों। बहुत लोगों का मॉर्निंग हुआ ही नहीं अब तक। चलो लेट्स स्टार्ट गाइस, कम ऑन, वेलकम बैक। सो वी आर ऑन चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 1 को कल हमने दी एंड किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें 5 बच्चे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, नेटवर्क। सबसे पहले करेंगे यहाँ पे हार्डवेयर, आपको दिख रहा होगा, और उसके 4 बच्चे हैं। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। दिख रहा है? इनपुट, जरा एग्जांपल देखो, कीबोर्ड, माउस। कहाँ लिखेंगे? लिखना स्टार्ट करो फास्ट। कीबोर्ड, माउस, अंडरलाइन द वर्ड कीबोर्ड, माउस। वहां पे लिखा हुआ कीबोर्ड, माउस। स्कैनर देखो लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर दो उसको। ये हार्डवेयर के 4 बच्चे हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। संडे के दिन जब आप पढ़ते हो बड़े क्यूट लगते हो। You look so cute when you study on Saturday. बोलता हूं मैं, ऑर्डर करता कुछ तो। आप आउटपुट पे आ जाए, वहां पे लिखो मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर। मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, आउटपुट के पास कौन बोला लिखना है? क्या अवला है क्या तुम? आउटपुट पे लिखो आप मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, ये सब आउटपुट है। क्या आप मुझे बारकोड रीडर बताओगे किधर आएगा? इनपुट है, लिख दो बारकोड रीडर। अब बात करेंगे जो इनपुट को आउटपुट में बदल दे, उसका नाम प्रोसेसिंग होता है। और आपको उसके बाजू में डेटा स्टोरेज के 4 बच्चे दिख रहे होंगे। डेटा स्टोरेज में आपको इंटरनल, प्राइमरी, सेकेंडरी, वर्चुअल दिख रहा होगा। इंटरनल के अंदर आपको कैशे भी दिख रहा होगा। कैशे के लिए लगा दो चिट्ठी। इतनी चिट्ठियां लगेगी, चिट्ठियां हिसाब से यूज करना। चिट्ठियों की बरसात होगी अब। चिट्ठियां, गुड मॉर्निंग डायपर। उसको इतनी खुशी होती है, मैं इसको डायपर जो बोलता हूँ। अपना सामान साथ लेके चलता है। ओके, कैशे में कैशे बोल के आपने एक चिट्ठी लगाई होगी। कैन यू प्लीज टेल मी गाइस, कैशे का मतलब क्या है? जो लिखो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड applications are stored on cache. Most frequently used applications are stored on cache. आपको याद है एक बार मैंने मदरबोर्ड और सब कुछ दिखाया था आपको, जिसमें कहा था इसको बार बार बाहर जाना पड़ता है। वो छोटा सा इंटेल का डिवाइस दिखाया था और बोला था कि इसका सब कुछ मेमोरी में अगर जाएगा, रैम में, तो उसका जाने आने में टाइम पास बहुत हो जाएगा। तो कुछ जो चीज़ें हम लोग बार बार यूज़ करते हैं वो कैशे में स्टोर हो जाती हैं। उसके नीचे प्राइमरी में आपको रैम रोम दिखता होगा, चिट्ठी लगा दो। एक साइड में रैम, एक साइड में रोम। एक साइड में रैम, एक साइड में रोम। जल्दी से लिखना। और लिक्विड इज वोलाटाइल। मैं रुकेगा नहीं है? ओके, वोलाटाइल बोलो। कौन सा वोलाटाइल होता है? रैम, जिसमें डेटा जाता है बार बार। मैं रुकेगा नहीं, फास्ट करना। इट इज वोलाटाइल। कौन सा वोलाटाइल है? और लिक्विड इज नॉन वोलाटाइल। रोम में उसमें एक बार डेटा डाल दो, बार बार चेंज नहीं होगा। लिखो राइट वंस, रीड मेनी टाइम्स। रोम में एक बार लिख देंगे, बाद में से पढ़ना ही पड़ेगा। राइट वंस, रीड मेनी टाइम्स। राइट वंस, एक बार लिख दो, से लिख दिया। उसका नाम है ना रीड ओनली, यानी एक ही बार आप उसको लिख सकते हो, बाद में पढ़ सकते हो। राइट वंस, रीड मेनी टाइम्स। और इधर लिखो रैम में क्या होता है? बार बार लिखो, बार बार पढ़ो।
बार बार लिखो, बार बार पढ़ो, बार बार लिखो, बार बार पढ़ो। लिखो इट कैन बी चेंज्ड। कौन सा चेंज कर सकते हैं? रैम। रैम में इट कैन बी चेंज्ड। और लिखो रोम में इट कांट बी चेंज्ड। इट कांट बी चेंज्ड। बताओ रैम और रोम में स्पीड किसके ऊपर डिपेंडेंट है? स्पीड इज डिपेंडेंट ऑन रैम। स्पीड इज डिपेंडेंट ऑन रैम। जितना ज्यादा बड़ा रैम होगा उतना कंप्यूटर का परफॉर्मेंस भागेगा, कंप्यूटर दौड़ेगा। इट इज रिटन बाय मैन्युफैक्चरर। रोम में जो चीजें होगी वो ऐसी चीजें होती है जो मैन्युफैक्चरर खुद लिख के देता है उसमें क्या चाहिए। रिटन बाय मैन्युफैक्चरर। इट इज रिटन बाय मैन्युफैक्चरर। रोम में उसमें रोम में क्या होता है, जो चीज़ें कंप्यूटर स्टार्ट करने लगती है वो रोम में होती है। यानी कि रोम में वो चीज़ें होती है जो कभी डिलीट ही नहीं होना चाहिए, तो इसलिए वो मैन्युफैक्चर लिख के भेजता है। रैम में तो क्या, हमने कंप्यूटर बंद किया चला जाता है, वापस जो हम लोग गाने बजाएंगे वो आ जाएंगे, और बंद करो चले जाएंगे। लेकिन इट इज रिटन बाय यूजर। इट इज रिटन बाय यूजर। इट इज रिटन बाय यूजर। कहाँ लिखा आपने? रैम में। अब जाके सेकेंडरी का एग्जाम्पल ले लो, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। बस खत्म हो गया आंसर। सेकेंडरी का एग्जाम्पल है हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। सेकेंडरी 3rd नंबर पे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडी, सीडी। ये सेकेंडरी क्यों है? बिकॉज ये मदरबोर्ड पे नहीं होती, बाहर होती है। मदरबोर्ड पे जो होती है वो प्राइमरी, और मदरबोर्ड पे जो होती है दिखती नहीं है, उसका नाम इंटरनल। सेकेंडरी का एग्जाम्पल है पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, डीवीडी, सीडी, हार्ड डिस्क। ये वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? लिखो इट इज अ पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क विच कैन बी यूज्ड एज अ रैम। इट इज अ पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क। आप जानते हो ना, रैम एक बार रोते रोते हार्ड डिस्क के पास गया था, बोले मेरे पास कुछ नहीं है। इट इज अ पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क विच कैन बी यूज्ड एज अ रैम। वो होता तो हार्ड डिस्क का ही हिस्सा है, बट रैम बोल के यूज किया जाता है। पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क विच कैन बी यूज्ड एज अ रैम। पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क विच कैन बी यूज्ड एज अ रैम। किसकी बात की आपने? क्या मतलब क्या है इसका? रैम क्या होता है? रैम की साइज छोटी होती है, तो उसकी साइज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हार्ड डिस्क क्या करता है, अपनी जगह देता है। आपने 100 सॉन्ग्स प्ले किया, डायरेक्टली रैम में नहीं आएंगे, वो पहले क्या आएंगे, वर्चुअल मेमोरी आएंगे, और वहाँ से एक ही गाना वहाँ जाएगा जो रैम चलता है, उसको बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। ओके गाइस, उसके बाद में आपको दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ आउटपुट। दिख रहा है टाइप्स ऑफ आउटपुट? वो 5 जो है उसके एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। आप लिख दो वर्ड। वर्ड जो है टेक्सचुअल है, वर्ड में टेक्स्ट आता है। ग्राफिकल लिख दो BI टूल्स, बिजनेस इंटेलिजेंस के टूल्स नहीं है जो बार चार्ट, पाई चार्ट दिखाता है। आप अलर्ट रहना, मैं फास्ट बता दूं। टेक्सचुअल में वर्ड, और ग्राफिकल में, यार ये रोज बुलाता है किसको यार? ये पंछी रोज आवाज देता है किसी को? कोई तो सेटिंग है उसका, वो ये इसी टाइम पे आता रोज। कोई तो है, कोई तो कुछ तो लेकर आता है इधर। कॉल कर लेगी अगर होगा। ग्राफिकल में लिखो BI टूल, राइट। टैक्टाइल में लिखो फॉर ब्लाइंड पीपल। आपको ने नोट दिखाया था, उसमें आप स्पर्श कर सकते हो और फील कर सकते हो। कितने की नोट है? ऑडियो वीडियो दोनों का कॉमन एग्जांपल लिखो, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स। ऑडियो वीडियो में आप जानते हो, यहाँ पे आप नेटफ्लिक्स लिख सकते हो, आप यूट्यूब लिख सकते हो। ओके, आगे। उसके बाद दोस्तों आपके पास में एक क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रोसेसिंग में लिखा है ALU CU रजिस्टर। और रजिस्टर के 4 बच्चे डिलीट कर दो। रजिस्टर के 4 बच्चे डिलीट करो, और आपके इसमें 3 बच्चे दिख रहे होंगे। ALU CU, आपको पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज पढ़ रहे हैं। तो हमने इनपुट पढ़ लिया था, आउटपुट भी पढ़ लिया, स्टोरेज पढ़ लिया। हम लोग प्रोसेसिंग के ऊपर है। प्रोसेसिंग में ALU CU और रजिस्टर लिखा है। आप बताओ कौन कोऑर्डिनेट करता है दोनों के बीच में? उसका नाम ही कंट्रोल है। वो क्या करता है, ALU से डेटा लेता, रैम से लेता, फिर ALU को देता, ALU काम करता, फिर वापस लेता, फिर वापस रैम को देता। अगर मैंने कंप्यूटर को बोला 2+2 कर लो, तो क्या होगा? पहले वो जाएगा CU के पास, CU को आएगा नहीं, CU बोलेगा रैम तू चेक कर, वो रैम बोलेगा मेरे को तो बिल्कुल नहीं आता, फिर रैम से वापस CU के पास आएगा, CU से जाएगा ALU के पास, ALU उसको परफॉर्म करेगा,
फिर 2+2 4 कौन बोलेगा? ALU बोलेगा। फिर कहाँ जाएगा? CU के पास जाएगा। फिर कहाँ जाएगा? रैम पे जाएगा। फिर रैम से स्क्रीन पे जाएगा, फिर आपको दिखेगा, फिर आपने सेव किया, फिर सेव किया तो हार्ड डिस्क होगा। तो इस तरह से होता है। तो व्हाट इज लिखो, ALU के पास लिखो, सॉरी CU के पास लिखो, चिट्ठी लगा दो, ऐसा लिखो कि आप पढ़ पाओ उसको। ये चैप्टर के 100 से ऊपर पेजेस है, इसको हमने 10 पेजेस में खत्म किया है यार। तो इसको इतना समराइज बना दो कि आप बार बार पढ़ सको उसको। बता दो क्या काम है CU का? लिखो, इट इज द कोऑर्डिनेटर बिटवीन किसके? ALU एंड मेन मेमोरी। मेन मेमोरी का मतलब होता है रैम। ALU एंड रैम। उसका काम नहीं करता, काम करवा के लेता है दोनों से। ये अरिथमेटिक क्या करता है? ये लिखो, इट परफॉर्म्स सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। ALU में लिखो, इट परफॉर्म्स, बोलो क्या? कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। Right? Can you please tell me what is the usage of register over here? Liquid is a small memory of ALU. It is a small memory of ALU. क्योंकि प्लस माइनस करने के लिए भी आपको छोटा सा मेमोरी चाहिए रहता है। ये रजिस्टर में लिखो, ALU तो काम करता है ना प्लस माइनस, तो उस प्लस माइनस करने के लिए इसको मेमोरी चाहिए रहती है, उसका नाम रजिस्टर है। स्मॉल मेमोरी ऑफ ALU। कौन, किसकी बात है ये? बेहतरीन, सही हो गया। आपने हार्डवेयर कर लिया बच्चों। अभी काम करो, वहाँ पे आ जाओ, आपको नेटवर्क दिख रहा होगा। लगाओ चिट्ठी नेटवर्क के लिए। लग गई? लिखो, व्हेन योर 2 or more than 2 कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड। रोको मत आज, नेटवर्क पे आ जाओ। इतनी चिट्ठियाँ लगा देंगे आप भूल जाओगे किसकी कौन है। अरे तो मैं मस्ती कर रहा हूँ, आप अच्छे से लिखो। वो चिट्ठी जो लिख रहे हो और जो कंटेंट है उसमें कनेक्शन जोड़ो, वरना समझेगे नहीं किसकी कौन है। मेमोरी टेक्निक। नेटवर्क में आप लिख रहे होंगे, हाँ क्या लिखेंगे वहां पे बताइए? Whenever 2 or more than 2 computers are able to 2 or more than 2 computers are able to share data, printer, internet is called as network। मतलब बता दो मुझे इसका मतलब, बहुत क्लियर है इसका। अगर मान लीजिए अपने ऑफिस के कंप्यूटर एक दूसरे का डेटा देख पा रहे हैं, एक प्रिंटर सब में शेयर हो रहा है, एक इंटरनेट सब, तो समझ जाना ऑफिस में नेटवर्क है। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ और लाइव स्ट्रीमिंग वालों को और यूट्यूब वालों को दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इस कंप्यूटर का डेटा उधर से, देखो ये लैपटॉप का डेटा लाइव स्ट्रीमिंग वालों को, यूट्यूब वालों को उधर दिख रहा है, क्योंकि हमारे बीच में क्या है? इधर की बातें उधर जा रही है, इधर की आवाज उधर शेयर हो रही है, इधर का डेटा उधर शेयर हो रहा है। अपने ऑफिस में कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम है स्विच। स्विच में आप प्रिंटर लगा दो और ऑफिस के सारे कंप्यूटर्स वो स्विच में जोड़ दो, तो एक प्रिंटर सब में शेयर हो जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि क्या मतलब हो इसका? इट हैज अ नेटवर्क। तो नेटवर्क लिखो, एग्जांपल ऑफ नेटवर्क, लैन, इंटरनेट। लैन किसके लिए होता है? नाम है लोकल एरिया, ऑफिस के अंदर होता है। और यहां से यूट्यूब पे जाने के लिए इंटरनेट। ओके गाइस, आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यहां पे एक इंपैक्ट लिखा है और उसका टेक्निक लिख दो, RTO। RTO सुना है? हाईवेज पे आपने RTO को देखा होगा, गाड़ियां पकड़ते हैं। इंपैक्ट के पास कहते हैं टेलीकम्युनिकेशन, और लिखो ऑब्लिक वैल्यू करो उसको। टेलीकम्युनिकेशन का वैल्यू एडिशन क्या है? आप जब टेलीकम्युनिकेशन यूज करते हो क्या वैल्यू क्या मिलती है आपको? इंटरनेट से क्या मिला है आपको? अब इंटरनेट से टाइम कंप्रेस हो गया। कैसे टाइम कंप्रेस हुआ?
भाई अगर मुझे यहाँ से टेलीग्राम पे जब मैं एक एसएमएस डालता हूँ, पूरे इंडिया को एक क्लिक पे मिलता है, सेकंड्स में मिलता है, टाइम कम लग रहा है। एग्जाम्पल तो टेलीग्राम, टाइम कंप्रेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है टेलीग्राम। जोग्राफिकल डिस्पर्शन नहीं है, लिखो लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस। क्यों बच्चों? मैं यहाँ बैठा हूँ, वो बच्चा तो कहीं भी इंडिया में बैठा है, फिर भी मुझे देख पा रहा है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सुन पा रहे हैं। यूट्यूब लाइव, अगेन जोग्राफिकल डिस्पर्शन। लगता ही नहीं कोई हमसे दूर है, लगता है पास ही है। कुछ लोग लाइव स्ट्रीमिंग वाले यही बोले, सर क्लास वाली फीलिंग हमको घर बैठे आती। रिस्ट्रक्चरिंग बिजनेस रिलेशनशिप, या आपके रिलेशनशिप जो है देखो कस्टमर सप्लायर से अच्छे हो जाते हैं, बिकॉज कस्टमर आपसे और आप उससे कभी भी व्हाट्सएप ग्रुप बना के चैटिंग कर सकते हो। आप जितने कस्टमर है आपके, उन सबसे एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। वेंडर्स का ग्रुप बना दो, पार्टनर्स का ग्रुप बना दो, बिजनेस करना आसान हो गया। आरटीओ, आर फॉर व्हाट? रिस्ट्रक्चरिंग। और आपके रिलेशनशिप अच्छे हो गए, टी से टाइम कम लगने लगा, ओ से जोग्राफिकल, ऐसा लगता नहीं कोई हमसे दूर है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क में एग्जांपल लिखो, कनेक्शन ओरिएंटेड में एग्जांपल लिखो, कॉल्स। मैंने दीपिका पादुकोण को कॉल किया, कॉल लगने से पहले बीप होता है, यानी कि पहले पूरा कनेक्शन चेक होता है, उसको बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। एग्जांपल कॉल्स। कनेक्शन में, कनेक्शन लेस में एग्जांपल लिखो, एसएमएस। आप जानते हो कनेक्शन लेस में एग्जांपल एसएमएस क्यों है? क्योंकि अगर मैं आपको एसएमएस भेजता हूं ना, तो हमारे बीच में लाइंस जुड़ना जरूरी नहीं, मैं मैसेज करता हूं आपको पहुंच ही जाता है। अगर आपका फोन बंद है तो कभी ना कभी पहुंच ही जाएगा जब आप चालू करोगे। तो जब मैं कॉल करता हूं ना, तो दोनों टावर्स, यानी कि मेरा एयरटेल है, उसका बीएसएनएल है, तो दोनों के टावर ऑन होना चाहिए, बीच का सर्वर होना चाहिए, उसका फोन भी ऑन होना चाहिए। जब तक ये कनेक्शन पूरा स्टैब्लिश नहीं होगा तब तक कॉल जाएगा नहीं, घंटा बजेगा नहीं उसमें। और दोस्तों कनेक्शन लेस यानी कि मैं अगर एसएमएस कर रहा हूँ ना, तो वो मतलब ही नहीं कोई चालू रहे कि नहीं, मेरा एसएमएस जाएगा मतलब जाएगा। मान लो आगे जाएगा और आगे की सारी लाइंस बिजी है तो रुकेगा, वापस नहीं आएगा। कॉल में प्रॉब्लम क्या है? कॉल में सामने के अगर उसमें से अगर कोई तो सर्वर बिजी है, टावर बिजी है तो बोलेगा नेटवर्क बिजी, यूजर बिजी है बोले तो यूजर बिजी, मतलब सबका एक साथ में अवेलेबल होना जरूरी। इसलिए बोलते कनेक्शन ओरिएंटेड है कि पूरा सब कनेक्टेड होना चाहिए तब जाके कॉल होएगा। कनेक्शन लेस में कनेक्शन ना भी हुआ तभी वो रुक रुक के जाएगा। लिखो स्टोर एंड फॉरवर्ड। कनेक्शन लेस में वो स्टोर होगा, फॉरवर्ड होगा, स्टोर होगा, फॉरवर्ड होगा। स्टोर एंड फॉरवर्ड कनेक्शन लेस में, स्टोर एंड फॉरवर्ड। बराबर है? आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में बेनिफिट्स लिखो, मोदी, चिट्ठी लग चुकी हुई उसके लिए। लिखो टेक्निक, मोदी, और ये सारे मोदी की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद आ रहा होगा। मोदी रिलायबल नेता है, मोदी पावरफुल है, मोदी अपनी अच्छी बात को कम्युनिकेशन करता है, मोदी जो है इंडिया के बाहर के रिसोर्सेज को लाके इंडिया में शेयर करता है, अपने काम सारे कैबिनेट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये मोदी की कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों। मोदी जी की कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1 क्या लिखा है बताएंगे? वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन। चिट्ठी लग चुकी है, लगा दो। एग्जाम्पल CFS, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन बैंक, CFS इन बैंक, CFS इन बैंक, CFS इन बैंक। सर क्या मतलब हुआ है? ओवरऑल नेटवर्क के फायदे बताओ। एक्चुअली मोदी की फायदे नहीं, नेटवर्क की फायदे चल रहे हैं। मोदी सिर्फ टेक्निक है। तो बच्चों क्या है, क्या मतलब है? अब सोचो अगर मैं बैंक हूँ और मेरे को CFS बनाना है, न जाने कितनी ब्रांचेस होगी जिनका डेटा मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? बहुत सारी ब्रांचेस का डेटा कैसे आएगा? अगर नेटवर्क नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता, सब डेटा मैं मंगवाता, तो आज क्या हुआ? विद द हेल्प ऑफ इससे क्या हो रहा है? सबका डेटा मेरे पास आ ही रहा है, अपने आप ही आ जाएगा। उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। दूसरा क्या है? रिसोर्स शेयरिंग। एग्जाम्पल लिखो रिसोर्स शेयरिंग का। रिसोर्स शेयरिंग का ये मतलब लिखिए वहाँ पे, प्रिंटर, इंटरनेट, सब शेयर हो पा रहा है आपसे। इंटरनेट है, प्रिंटर है। क्या भाई साहब क्या आ रहा है? अन्ना क्या है? अन्ना को लेटर भेजा किसी चिट्ठी ने। देखो आ गया वो भी मजे लेता अपनी क्लास के आगे। उसको मालूम है संडे के दिन भी वो आ रहा है, कितना मतलब वो है, सिंसियर पंछी है वो। संडे के दिन में बेचारा काम कर रहा है दोस्त।
हाँ ना यार, देखो पंक्चुअल है कितना, राइट। हाँ भाई, रिसोर्स शेयरिंग। आपने एग्जांपल लिख दिया, प्रिंटर है, इंटरनेट से ये हमारे ऑफिस में क्या होता है, एक ही प्रिंटर पे सारे लोग काम कर जाते हैं, एक ही इंटरनेट, तो इसलिए रिसोर्स शेयरिंग कहते हैं। तो नेटवर्क का फायदा क्या हुआ, रिसोर्स शेयरिंग, और अल्टीमेटली कॉस्ट सेविंग। रिसोर्स शेयरिंग मतलब अब क्या, एक ही प्रिंटर पे सब लोग, तो कॉस्ट शेयरिंग हो जाएगा आपका बहुत सारा। ये कंप्यूटेशनल पावर क्या चीज़ है, लिखो एग्जाम्पल ग्रिड, एग्जाम्पल ग्रिड लिखो। सर क्या मतलब है इसका, अरे भाई एक जगह पे काम चल रहा था आंटी का, अब वो आंटी आप पे खुद भी काम कर रही है और न जाने कितने डोनर्स जो आंटी को सर्विस दे रहे हैं वो भी काम कर रहे हैं, यानी कि पूरा पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, काम एक जगह पे नहीं चल रहा है। सोचो नेटवर्क नहीं होता था, आंटी का काम जो आंटी खुद ही करती, आज सब काम कर रहे हैं, ओनली बिकॉज ऑफ कंप्यूटेशनल पावर। रिलायबिलिटी का मतलब बताइए, लिखो एग्जाम्पल एटीएम। सोचो एक एटीएम बंद हो तो क्या होगा, दूसरे में जाएंगे, और दूसरा बंद हो तो आप बोलेंगे नेटवर्क का फायदा कर रहे हैं कि एटीएम का। अरे एटीएम चलता है किसकी वजह से, अरे एटीएम के अंदर इंटरनेट होता है, अगर एक एटीएम में तो हम दूसरे से लेते, पैसा मिलेगा जरूर, और चलो वहां से नहीं मिला तो जीपे से मिलेगा, वहां से नहीं तो बैंक ऑनलाइन बैंकिंग खोल देंगे। इसका मतलब नेटवर्क ने आपको कई सारे ऑप्शंस उपलब्ध किए हैं। यूजर कम्युनिकेशन, एग्जांपल लिखो वहां पे, व्हाट्सएप, वाइबर, ईमेल। वाइबर नहीं पता आपको, डाउनलोड करो, अच्छा है। यूजर कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप, वाइबर, ईमेल, वो बोलते ये सब कुछ चल रहा है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ अगेन नेटवर्क। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, लगाओ चिट्ठी, उस सॉफ्टवेयर के पास चिट्ठी लगाओ, और एक साइड में लिखो ओएस, एक साइड में लिखो एएस। ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, और एएस यानी कि एप्लीकेशन सिस्टम। हो गया, लिखो विदाउट दिस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। ओएस के नीचे लिखो विदाउट दिस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। ओएस के नीचे लिखो विदाउट दिस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। इसके बगैर कंप्यूटर चलता ही नहीं है। विदाउट दिस कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। एएस में लिखो विदाउट दिस कंप्यूटर कैन वर्क, विदाउट दिस कंप्यूटर कैन वर्क, विदाउट दिस कंप्यूटर कैन वर्क, कैन वर्क, कैन वर्क। उसके बगैर भी कंप्यूटर चलता है, उसका नाम क्या है? यस, एग्जाम्पल लिखो टैली, वर्ड, टिंडर, नेटफ्लिक्स, एसपीसी प्राइम। ये आपके कंप्यूटर में रहे ना रहे फिर भी चलता ही है ना। टैली ले लो, टिंडर ले लो, वर्ड ले लो, एक्सेल ले लो, एसपीसी प्राइम ले लो, कुछ भी ले लो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब एएस के एग्जाम्पल है। और ओएस का एग्जाम्पल लिखो एंड्रॉयड। एंड्रॉयड को बंद करो, मोबाइल बंद। लिखो विंडो, लिनक्स। लिखो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, जनरल सॉफ्टवेयर है। स्पेसिफिक यानी कि ये व्हाट्सएप पे सिर्फ चैटिंग होती है, टैली पे सिर्फ अकाउंटिंग होती है, एसपीसी प्राइम में सिर्फ लेक्चर देख सकते हैं, तो लिखो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। तो एएस में लिखो स्पेसिफिक, और ओएस में जनरल। उसका नाम जनरल क्यों है? वो हर किसी में, उसके बाद तो कंप्यूटर में कोई ऐप चलेगा नहीं, उसका होना अनिवार्य, वो तो है ही है, मतलब उसका होना जरूरी। अगर ये बंद तो कंप्यूटर बंद। कौन समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? सुनो ना, कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एएस। देखो एएस इज डिपेंडेंट ऑन ओएस, एएस इज डिपेंडेंट ऑन ओएस। सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पे, ओएस जो है, ओएस की एक्टिविटी बताओ। क्या बोल रहा है? ओएस की एक्टिविटी। ओएस करता क्या है? आपने कंप्यूटर स्टार्ट किया, पासवर्ड कौन पूछता है? आपने कंप्यूटर से कोई फाइल डिलीट की, बोलता है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट? आपने डिलीट किया, उसको रिसाइकल बिन में कौन डालता है? आपने कभी पैटर्न सेट किया, बार बार कौन पूछेगा? आपने कभी कंप्यूटर को बोला प्रिंट आउट दे, तो हमारी बातें प्रिंटर तक पहुंचती, प्रिंटर हमारा काम नहीं करता, हमारा संदेश जाएगा ओएस के पास। ओएस बोलेगा प्रिंटर को प्रिंट आउट दे दे, तब जाके प्रिंट आउट सर होगा। मैंने बोला गाना बजा, स्पीकर, स्पीकर नहीं बजाएगा, मेरी संदेश जाएगा ओएस को, ओएस बोलेगा स्पीकर बजा, अब बजाएगा। मैंने कीबोर्ड पे माउस पे कुछ लिखा, वो स्क्रीन पे दिखता है, कौन करवाता है? यानी कंप्यूटर के आसपास जितने पेरिफेरल डिवाइसेस है
वो सबके चलाने के लिए ओएस ही लगता है, बगैर ओएस से कुछ नहीं चलता। सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपके उसमें परफॉर्मिंग हार्डवेयर फंक्शन। देखो कीबोर्ड माउस कैन नॉट वर्क विदाउट ओएस। कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, हाँ ये पूरे चिट्ठी लगेगा इसको, एक्टिविटीज को 6-7 पॉइंट है इसके। अब चिट्ठियाँ बचाओ मत, चिट्ठियाँ बचाएगी अटेम्प्ट लग जाएगा। 100-200 रुपये की चिट्ठी जाएगी, लाखों का अटेम्प्ट चल जाएगा। ROI देखो उसका चिट्ठियों का। काफी फाइनेंस समझने लगे, ROI की बातें कर रहे हैं। कीबोर्ड, माउस, स्पीकर can't work without OS. User interface. Earlier it was Sky, now it is Guy. Earlier it was CUI. Earlier it was CUI. Now it is GUI. क्या बोल रहा है भाई? एक तो संडे दिमाग में घुस रहा नहीं, काय काय कर रहे हो? हाँ बोलो भाई। कई और गाई जो है ना, पहले क्या था ना, कमांड यूजर इंटरफेस था। आपको यू आर सपोज टू रिमेंबर क्रिप्टोग्राफिक कमांड्स। अभी क्रिप्टोग्राफिक कमांड्स नहीं है। पहले आप क्या करते हैं, कॉपी करने के लिए कॉपी का कमांड टाइप करते हैं। अभी हम लोग कॉपी पे क्लिक करते हैं, कॉपी हो जाता है। तो अभी सब कुछ ग्राफिकल हो गया। आपको ओपन करना, डबल क्लिक करते ओपन। अब मोबाइल में आपको कुछ क्लिक करना है, आपको मोबाइल में कुछ खोलना है तो कैसे खोलते हैं आप? उसको क्लिक किया खुल जाता है। पहले खोलने के लिए लिखना पड़ता था, खुल जा सिम सिम, आपको टाइप करना पड़ता था। आप क्लिक करते हो, आइकॉन आता है हर किसी चीज का। लिखो, इट हैज बिकम मोर यूजर फ्रेंडली। कौन यूजर फ्रेंडली बन गया? बहुत। यूजर इंटरफेस देखो किसकी वजह से? ओएस की। इट हैज बिकम वेरी यूजर फ्रेंडली। पॉइंट नंबर 3, हार्डवेयर इंडिपेंडेंस। हार्डवेयर इंडिपेंडेंस, कम ऑन बोलो क्या है इसका मतलब? किसी को याद आया? कोई एक्सपेक्टेशन नहीं आपसे मुझे सर। एक बारी में तो हमारे दिमाग में थोड़ा थोड़ा गया है। आप बोलो तो लगेंगे हाँ यार ऐसा कुछ बोला था। मतलब पहली बार तो पता नहीं कहाँ, ऐसा सिर्फ यहाँ पे जाके बैठा हुआ है किधर तो, बाहर कुछ नहीं आता। ओह या बेबी, आई अंडरस्टैंड। हार्डवेयर इंडिपेंडेंस वाला मैं बोलता हूँ। इसका मतलब क्या था? अगर टैली कंपनी ने, देखो आप बोलेंगे हाँ अच्छा ये था, टैली कंपनी ने अगर सॉफ्टवेयर बनाना है तो डेल, HP, सोनी, एसर, asus सब टाइप की कंप्यूटर्स होते हैं। अगर कॉमन OS नहीं होता ना तो हर एक कंप्यूटर के हिसाब से टैली को अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता। आज टैली कंपनी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सबका तो विंडो ही है, तो विंडो के लिए सॉफ्टवेयर बना देगा, मतलब सारे कंप्यूटर पे चलने लगेगा। तो इसलिए हार्डवेयर इंडिपेंडेंस हो गया, यानी कि हार्डवेयर की परवाह ही नहीं है। हार्डवेयर क्या लगा है उसमें? OS है ना, कौन सा? विंडो वाला। बस विंडो के हिसाब से टैली बन गया है, वो सारे कंप्यूटर पे अपने आप चलता है। यानी कि टैली वालों ने परवाह नहीं करी कि कौन से हार्डवेयर पे चलने वाला है। उसने देखा विंडो है ना, हाँ तो चल जाएगा। समझ गया? लिखो, irrespective of any hardware, if OS is same, irrespective of क्या? Any hardware, if OS is same, तो क्या होगा? सॉफ्टवेयर विल वर्क। मेमोरी मैनेजमेंट का एग्जांपल लिखो, कैशे, नहीं कैशे नहीं, वर्चुअल रैम। मेमोरी मैनेजमेंट का एग्जांपल लिखो, वर्चुअल रैम। सर क्या संबंध है इसका? आपने 100 गाने एक साथ प्ले किए, वो कहाँ पे जाएंगे? वर्चुअल रैम में। वहाँ से एक गाना ही जाएगा किधर? रैम में। फिर वो गाना खत्म होगा, फिर दूसरा जाएगा। पर करता कौन है? ये OS करता है। OS को मस्ती होती है, एक गाना खत्म हुआ, बेचारा जाता दूसरा लेता, फिर वो देगा रैम को, फिर वो जाएगा, फिर और एक रैम से, वर्चुअल रैम से गाना लेगा, मेन रैम को देगा। कौन करेगा ये? OS। हम लोग OS की तारीफ कर रहे हैं। टास्क मैनेजमेंट में लिखो, वर्ड, एक्सेल, प्रिंटिंग, फेसबुक, सब कुछ हम लोग साथ में करते हैं। VLC, आपको 2-4 गाने मैंने एक साथ बजा के बताए थे। टास्क मैनेजमेंट होते हैं, वर्ड चलाते हो आप, एक्सेल चलाते हो, प्रिंटिंग चलाते हो, फेसबुक भी चालू है, गाने भी चालू है, सब आनंद एक साथ चल रहा है। नेटवर्क कैपेबिलिटी में लिखो, वी कांट यूज इंटरनेट, हॉटस्पॉट विदाउट OS।
सर ओएस क्या क्या करता है? अरे सब करता है वो, ओएस की वजह से होता है सब कुछ। वी कांट यूज हॉटस्पॉट इंटरनेट विदाउट ओएस। ये लॉजिकल एक्सेस क्या कॉन्सेप्ट है? लगो, हु आस्क्ड यू द पासवर्ड? क्वेश्चन मार्क। आंसर ओएस। हु आस्क्ड यू द पासवर्ड? अरे कंप्यूटर ऑन किया, पासवर्ड किसने पूछा? आपने एक बार पासवर्ड सेट कर दिया है, बार बार वही पूछता है। इट मेक श्योर कि हु आस्क्ड यू द पासवर्ड? फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट यानी कि आप जानते हो ये फाइल्स बनती है, फोल्डर, सी ड्राइव में इतने सारे फोल्डर्स, उसमें फोल्डर्स में फाइल, और उसमें भी कौन एक्सेस कर सकता है? लिखो लिखो, फाइल्स, फोल्डर्स, इन डी ड्राइव एग्जाम्पल, डी ड्राइव, हु कैन एक्सेस इट। सर मतलब करता क्या है वो? आपने बोला जा, वो सेव एज जब करते हो आप उसको एक पाथ दोगे तो भाई डेस्कटॉप में जाके स्टोर हो जाए, वो बराबर डेस्कटॉप में ले जाएगा। फिर आप उसमें राइट क्लिक के बोल दे ये फाइल किसको मत दिखाना, आप तो नहीं दिखाएगा किसी को। नेक्स्ट पेज, पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, नेटवर्क। पीपल क्या, एक बात बताओ, अगर मैं टैली यूज कर रहा हूं तो मैं कौन हूं? और टैली कौन है? और कंप्यूटर कौन है? और वो कौन है? यहां से टैली का डेटा मुझे किधर और भेजना है? नेटवर्क। और टैली से जो डेटा बनता है बैलेंस शीट, वो क्या है? डेटा। एक सॉफ्टवेयर जब यूज करता हूं ना, सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं होता, उसमें मैं लगता हूं, मैं कौन? पीपल। कंप्यूटर लगता है हार्डवेयर, इधर से उधर भेजने के लिए नेटवर्क, और साथ साथ में जो सॉफ्टवेयर जनरेट करता है वो डेटा होता है। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, नेटवर्क। तो पीपल में लिखो कौन से लोगों को पीपल कहते हैं? लिखो यूजर, बच्चों पीपल में कौन कौन आएंगे? पीपल में आएंगे, लिखो यूजर, जो हमारे जैसे। बताओ बच्चों एसपीसी प्राइम में कौन कौन आएगा? तो आप यूजर हो गए। पर एसपीसी प्राइम को यूज करने वाले सिर्फ वो नहीं होते, वो भी होते हैं जो एसपीसी प्राइम को बनाते हैं। तो लिखो डेवलपर। तो एक क्या हो गया और एक क्या हो गया? फिर एक हो गया डिजाइनर, जो सॉफ्टवेयर के डिजाइन बनाता है। एक होता है कोडर, जिसने सॉफ्टवेयर क्या बनाई। एक होता है टेस्टर, सॉफ्टवेयर बनाने से पहले क्या करता है? टेस्टिंग करता है। एक होता है मैनेजर, जैसे कोई टैली पे जो बंदा एंट्री करता है हो गया यूजर। मेरे जैसे लोग जो रिपोर्ट देखते हैं वो बन गए मैनेजर्स। तो क्या है ना, एक सॉफ्टवेयर जब बनता है ना, उसमें एक लोग नहीं बहुत सारे लोग होते हैं। जो कुछ लोग बनाने वाले होते हैं, कुछ यूजर्स होते हैं, कुछ मैनेजर्स होते हैं, सब लोग हैं। जोमेटो को यूज करने वाले लोग कौन है? आप जैसे लोग। पर जोमेटो का ओनर भी होता होगा, जोमेटो का डिजाइनर भी होता होगा, कोडर भी, ये सब लोग हैं। यानी कोई कुछ लोग बनाने वाले टीम से होते हैं, कुछ लोग यूजर के टीम से होते हैं। ओके, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, नेटवर्क। तो अब सब हो गया, हार्डवेयर भी ओवर, सॉफ्टवेयर भी ओवर, नहीं डेटा बाकी, पीपल हो गया, नेटवर्क हो गया। अब सिर्फ डेटा को करेंगे। आ जाओ, मतलब डेटाबेस पे लिखो। डेटाबेस चिट्ठी लगी होगी, आपने कभी डेटाबेस के बारे में सुना है?
आपको एक मेडिकल का एग्जांपल दिया था, एक मेडिकल जहाँ पे दवाई से जल्दी मिलती है और एक मेडिकल जिसमें दवाई जल्दी नहीं मिलती, यानी कि जिसने रखा होगा अच्छे से तो मिलेगी अच्छे से। कभी कभी ऐसा तो कोई मेडिकल हॉल से करता है, यानी कि वो अच्छे से रखता नहीं। वैसे ही फाइल्स का भी हो सकता है, अगर हमने फाइल्स को अच्छे से नहीं रखा तो मिलेगी नहीं। तो डेटाबेस ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे सिस्टमेटिकली हम लोग फाइल रखते हैं ताकि जल्दी से मिले। देखो, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ फाइल्स, systematic arrangement of files for faster access and retrieval, for faster access and retrieval, for faster access and retrieval. For faster access and retrieval. किसकी बात की मैंने? डेटाबेस की बात की। सुपर दोस्तों, डेटाबेस को यूज करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है ना, उसका नाम डीबीएमएस हो। देखो बाजू में देखो डीबीएमएस, दोनों के अंदर फर्क क्या है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ फाइल्स, फास्टर एक्सेस। जैसे एग्जांपल लिखो, वहां पे एग्जांपल यूट्यूब लिख दो, गूगल लिख दो, इंस्टाग्राम लिख दो, ये सब डेटाबेस के एग्जांपल है। सर ऐसा क्यों बोला आपने? अब गूगल पे कुछ भी डालो लगेज बाहर आता है, यूट्यूब पे कुछ भी नाम डालो बाहर आता है, इंस्टाग्राम पे किसका नाम डालो, क्यों इतना फास्ट होता है? बिकॉज उन्होंने डेटाबेस वैसा बनाया फास्ट एक्सेस के लिए, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के लिए। पर दोस्तों, इतनी बड़ी कंपनी जो इतना अच्छा डेटा मेंटेन करती है, कोई तो सॉफ्टवेयर यूज करती होगी। जो सॉफ्टवेयर डेटाबेस के मैनेज करने के लिए वास्ते यूज करते हैं उसका नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। देखो, डेटाबेस जो कॉन्सेप्ट अच्छे से रखो, अच्छे से मिलेगा, पर एक कॉन्सेप्ट को मुनासिब करने के लिए, कॉन्सेप्ट को पॉसिबल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है डीबीएमएस। देखो, एनी सॉफ्टवेयर विच इज यूजफुल फॉर, एनी सॉफ्टवेयर विच इज यूजफुल, एनी सॉफ्टवेयर विच इज यूजफुल फॉर creation, addition, alteration, deletion, क्रिएट करना है, ऑल्टरेशन करना है, डिलीट करना है, ऑफ डेटाबेस is called as what? It's called as DBMS. समझ गया सब कुछ? ओके, आगे बढ़ेंगे। आपके सामने डीबीएमएस के एडवांटेज दिख रहे हो, चिट्ठी लगा दो वहां पे। वैसे उसके नीचे एक क्वेश्चन है, उसको अंडरलाइन कर दो पहले। ऑपरेशंस परफॉर्म बाय डीबीएमएस। बताए सॉफ्टवेयर में ये डीबीएमएस आपको क्या क्या करने देता है? अरे आप एग्जाम्पल ले तो इंस्टा पे सब करते हो आप। बोलो इंस्टा पे एक नया पोस्ट ऐड कर सकते हो क्या? एडिशन अंडरलाइन करो। जो पोस्ट बना है उसको डिलीट कर सकते हैं इंस्टा पे? हाँ, कर सकते हैं। सर एक लाइन भूल गया था डालना, उसमें डाल सकते हैं, डाल दो, इंसर्ट कर दो। मॉडिफाई करना, आपने कुछ तो कवर पेज लगाया था, वो कवर पेज चेंज करना है, कर दो, मॉडिफाई कर दो। डिलीट यानी कि आप बोले दो बार डिलीट क्यों? पूरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट कर सकते हो। एक तो इंस्टा का पोस्ट डिलीट करना वो ऊपर वाला है, डिलीशन नहीं तो पूरा इंस्टा का अकाउंट डिलीट कर सकते हो। रिट्राइव यानी कि आपको किसी शाहरुख खान को सर्च करना है, शाहरुख को सर्च कर सकते हो। रिट्राइव यानी ढूंढ के निकाल सकते हो। आपको उसमें किसी को भी ढूंढना है, मलाई का अरोरा ढूंढना है, दिख जाएगी बस। अरे यार, सवेरे सवेरे तुम उसका नाम लेते हैं। इतनी जो संस्कारी जो महिला है उर्फी जावेद, ऐसे देवी माँ का नाम किसे ले लिया? दोस्तों पता है ये चैप्टर जो है ना, ये जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ऐसे ने एक बार मजाक में पूछ लिया कि डीबीएमएस में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको इंस्टाग्राम याद आए ना तो सब लिख सकते हो। इंस्टाग्राम में ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, इंसर्ट, मॉडिफाई, रिट्राइव करना। फिर आप कहेंगे सर डीबीएमएस से क्या संबंध है? भाई ये आपको जो सामने दिख रहा है ना सॉफ्टवेयर पे, ये सब कुछ वो तो सिर्फ दिखा हुआ है, एक्चुअल गेम तो पीछे हो रहा है डेटाबेस में। ये सब डीबीएमएस आपको अलाउ कर रहा है। एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस आपको दिख रहा होगा, एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस दिख रहा है। सबसे पहले आपको याद है मैंने आपको 3 ऐसे फाइल्स बना के दिखाए थे, ARCL, बहुत सारा टाइम डाला था मैंने इसमें। आज श्री श्री रविशंकर हमारे बिल्डिंग में है।
मैं जहाँ रहता हूँ ना, मेरी बिल्डिंग में। हाँ, आज आप मिलने वाले दोपहर में उनसे। मैं जिस जगह पे रहता हूँ ना, वहाँ के एक अंकल है, शेखर जी बोल के, उनके वो बहुत करीबी है। तो श्री श्री रविशंकर उनके घर पे रुके 2 दिन से। तो हमारे बिल्डिंग में पूरा पुलिस तैनात है, जेड सिक्योरिटी है। एक बिल्डिंग है देखो यहाँ पे, वहाँ रहता हूँ मैं, जो सबसे ऊंची दिख रही है ना वो एबिल। हाँ, ये एबिल का जो बिल्डिंग है ना, वहाँ रहता हूँ मैं। और वो बिल्डिंग के अंदर आए हुए हैं श्री श्री रविशंकर जी। तो ऐसा बिल्डिंग हमारा आज पुलिसों से भरा है। तो हाँ भाई, बहुत बड़े आदमी है वो, मतलब भगवान के जैसे मानते लोग। हाँ बहुत बड़े, उनको मतलब भगवान का नेक्स्ट रूप है वो। आप मिलोगे तो आपको लगेगा क्या पॉजिटिविटी चल रहा है। वो जब अभी उनका कल, आज शायद से बहुत बड़ा कुछ प्रोग्राम है, कल था आर्ट ऑफ लिविंग। अपना आर्ट ऑफ लिविंग तो इधर ही खत्म हो जाता है। अपना आर्ट ऑफ लिविंग यही चल रहा है। हाँ ना, वो तो बहुत फॉलोअर्स हैं उनके, ह्यूज। वो जाते तो ऐसे लाखों की भीड़ होती है, जीना सिखाते हैं। हाँ जी, कल थे ना प्रोग्राम उनका। तो आज हमारे बिल्डिंग में सब सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, बिग शॉट्स पूरे। उनसे मिलना मतलब, उनको मिलना बोल तो वो है एक मिलना बोल तो आपको ऐसा है कि अब बहुत बड़ा काम कर लिया आपने को जीवन में, एक बार देखा, ऐसा वाला काम है उनका। आज हमारा सौभाग्य है, मैं तो पहली बार मिलूंगा आज उनसे। तो दोस्तों, आज यहाँ पे आपके सामने देख रहे हैं AR, ये आपने कभी देखा था आपने DBMS? क्या ही है? अरे ये बहुत सिंपल था, ये 3 फाइल मैंने कनेक्ट करके दिखा दी आपको। ये DBMS है, ये MS एक्सेस। तो आप क्या करो, वहां पे जो DBMS लिखा है ना, उसका एग्जाम्पल लिख दो MS एक्सेस। वो DBMS के एग्जाम्पल लिख दो। DBMS के एग्जाम्पल्स जो है ना, उसमें आप एक तो MS एक्सेस कर दो। DBMS का एग्जाम्पल MS एक्सेस, अभी आपके सामने MS एक्सेस खोला है, कॉमा कर दो ओरेकल। ये सब DBMS के सॉफ्टवेयर है सर। मतलब इंस्टाग्राम में कौन सा यूज करता है? इंस्टाग्राम यूज करता है MySQL। आप जब इंस्टा पे कोई पोस्ट करते हो ना, तो आपका इंस्टा का पोस्ट MySQL में जाकर स्टोर होता है। आप लोग यूज नहीं करते, आप तो इंस्टा यूज करते हो, पर वो आपका डेटा स्टोर करने के लिए फेसबुक वाले उसको MySQL। एनीवेज, अब ये फाइल देख के क्या समझा आपको? क्या एक फाइल दूसरे फाइल का डेटा देख पाएगा? देखो, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, इधर नेम है, इधर भी नेम है, कनेक्ट कर दिया, इधर मोबाइल कनेक्ट कर दिया। अब क्या मैं एक फाइल में रह के बाकी दोनों फाइल देख सकता हूँ? अगर मैं कोई भी एक फाइल में जाता हूँ ऐसे, तो देखो मैं इसको देख सकता हूँ, तो इसको क्लिक करता हूँ, मुझे ये भी दिखता है। एक फाइल में मैं 3 फाइल लिख रहा हूँ, यानी कि आपका आंसर यहाँ पे खत्म हुआ है। परमिटिंग डेटा शेयरिंग। लिखो एग्जाम्पल, AR, CL एंड मास्टर फाइल आर एबल टू शेयर डेटा विद ईच अदर। ये क्लास में एग्जाम्पल हुआ है इसका, और आपने कोई डायग्राम भी ड्रॉ करने बोली थी। लिखो AR, CL मास्टर्स आर एबल टू शेयर डेटा। ये सब एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर पा रहे हैं। ओके। मिनिमाइजिंग डेटा रिडंडेंसी, क्या आप बता सकते हो रिडंडेंसी यानी डुप्लीकेशन कम हो रहा है? लिखो वहां पे डुप्लीकेशन रिड्यूस्ड। बताओ यहाँ पे डुप्लीकेशन कैसे रिड्यूस्ड हो गई? बोल रहे नहीं आप? यहाँ पे पहले फाइल में आपने आधार लिखा है और पहले फाइल में पैन लिखा है, तो बाकी जगह पे लिखने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज वैसे भी इधर का डेटा उधर दिखने वाला है। देखो आपने देखा ना, आधार लिखा है यहाँ पे पैन लिखा है, पर इधर क्यों नहीं लिखा? तो उधर से, इसलिए तो बोल रहा ना रिडंडेंसी नहीं है। लिखो आधार कॉमा पैन आर रिटर्न ओनली वंस, नॉट इन ऑल द फाइल्स। आधार कॉमा पैन आर रिटर्न ओनली वंस, सब जगह बने आधार कॉमा पैन आर रिटर्न ओनली वंस। आगे बढ़ेंगे। इंटीग्रिटी मतलब क्या? डेटा इंटीग्रिटी मतलब डेटा जब अगर इनको चेंज करना है ना,
तो हर देखो इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी का मैं दोनों का फर्क दोनों भी साथ में बढ़ाता हूँ। वो बोल रहा है कि अगर मान लीजिए आपके इसमें ऐसा है और कल से कि किसी इंसान ने अपना एग्जाम्पल पैन नंबर चेंज कर लिया, तो आपको सब फाइल में जाके पैन नंबर चेंज नहीं करना है, क्योंकि लिखा ही एक बार है, तो सब जगह पे क्यों चेंज करेंगे। तो बोल रहे हैं इस तरह से आपकी कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी मेंटेन होती है। इनकंसिस्टेंसी कब होती, मान लो पैन नंबर सब में होता है तो सब में जाके चेंज करना, और किसी फाइल में मैं गलती से भूल जाता तो एक में उसी इंसान का पैन अलग दिखता, एक में उसी इंसान का पैन अलग दिखता। आज ये प्रश्न ही नहीं है, क्यों, क्योंकि लिखा ही एक बार है, तो मैंने अपडेट ही करना एक बार है, तो सब जगह पे वही दिखेगा। लिखो इनके, अब मैं कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी का कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ। इफ यूजर चेंजेस द पैन, इफ यूजर चेंजेस द पैन, इफ यूजर चेंजेस द पैन, क्या होगा, it has to be changed only at, it has to be changed one file, it has to be changed only at, it has to be changed only at बोलो one file, एक फाइल में चेंज करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली इट विल बी अपडेटेड, automatically it will be updated in all the files, it will be updated in all the files, yeah, okay। ये हो गया आपका थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट। यूजर फ्रेंडली एग्जांपल अगेन राइट ऑन इंस्टाग्राम गाइस। इंस्टाग्राम को यूज करना कुछ मुश्किल है, कोई ट्रेनिंग ली थी आपने, तो कितना यूजर फ्रेंडली हो गया। सिक्स्थ अगेन एग्जांपल है, आपका डेटाबेस के लिए वो कहते हैं कि आपका जो ऐप है बहुत सिक्योर होता है, डेटाबेस का डेटा खुलता ही नहीं जब तक आप पासवर्ड डालते नहीं। एग्जांपल, आपका इंस्टा कोई खोल ही नहीं पाएगा उसकी खुद के मोबाइल में, आपका इंस्टा मैं अपने मोबाइल में खोल पाऊंगा अनलेस आई एंटर द पासवर्ड। एग्जांपल आई कैन राइट डाउन इंस्टा, इम्प्रूव सिक्योरिटी इंस्टाग्राम। बोले ये क्या लिखा है, अचीविंग प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस, यानी कि क्या अलग होता है, सॉफ्टवेयर इज डिफरेंट, डेटाबेस इज डिफरेंट। देखो सॉफ्टवेयर इज डिफरेंट, डेटाबेस इज डिफरेंट, दोनों अलग हो। सॉफ्टवेयर इज डिफरेंट, डेटाबेस इज सॉफ्टवेयर इज डिफरेंट, डेटाबेस इज डिफरेंट, ओके। ऐसा क्यों लिखा है, दोनों अलग है। अरे भाई इंस्टा पे जहाँ पे हम लोग अपलोड करते हैं वहाँ पे इंस्टा का पोस्ट अपलोड नहीं होता है, वो तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है, ऐप है, वो डेटा तो कहीं और जाके स्टोर होता है, तो दोनों अलग है, सॉफ्टवेयर अलग, डेटाबेस अलग। फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, बताओ क्यों फास्टर एप्लीकेशन क्यों होता है। फास्टर एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि कल्चर के सॉफ्टवेयर को, अगर जैसे एग्जांपल देखो एसपीसी वेबसाइट, मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। एसपीसी की वेबसाइट को हम लोग हर साल में 2 साल में चेंज करते हैं। अरे भाई जो है ना, कपड़े चेंज करना आसान है, बॉडी थोड़ी ना चेंज करना है। आप भी तो कपड़े रोज ही चेंज, बॉडी आपका हार्ट लीवर थोड़ी ना चेंज करते हो आप। बोले मैं आज हार्ट चेंज करके लीवर चेंज करके, ऐसे तो ना होगा। कपड़े चेंज कर सकते हैं आप, कपड़े यानी कि फ्रंट एंड, जो सॉफ्टवेयर सामने से दिखता है ना वो कपड़े होते हैं, फिर कभी रेड कलर में दिखेगा, कभी पिंक कलर में दिख जाएगा। जो सॉफ्टवेयर दिखता है ना वो कपड़े हैं, और जो डेटाबेस है ना वो बॉडी है। वो डेटाबेस तो वैसे रहने दो ना, आपको उसको अच्छा दिखाना है ना तो कपड़े बदल दो उसके। तो इसलिए लोग अपनी वेबसाइट को बारंबार चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए बोलते हैं सॉफ्टवेयर बनाना आसान हो गया। क्यों, कपड़े ही बदलना है ना बस, डेटाबेस तो कांस्टेंट है कि आप ऊपर से कितने भी चेहरे बदल दो उसके। तो ये वैसा बोल रहा है, इसलिए सॉफ्टवेयर बनाना आसान हो बहुत। तो इसलिए एसपीसी वेबसाइट कैन बी चेंज, देखो कैन बी चेंज वेरी इजीली। वेबसाइट को चेंज करना मुश्किल नहीं है, डेटाबेस तो कांस्टेंट है, कैन बी चेंज इजीली। क्या पढ़ा है मैंने, एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। अब डिसएडवांटेज में 2 पॉइंट है, कौन से लिखो। फॉर इंस्टाग्राम फॉर इंस्टाग्राम ओनर, कॉस्ट हमारे लिए नहीं, आप बोले इंस्टा तो हमारे पॉकेट में है, आपकी कौन बात कर रहे हैं। वो डीबीएमएस जो बनाता है, जो डेटाबेस रखता है, उनको महंगा है वो कॉस्ट। क्या लिखा आपने वहां पे, इंस्टाग्राम डेवलपर। और ये सिक्योरिटी का मतलब क्या है, ये सिक्योरिटी का मतलब क्या है। नहीं अभी तो एडवांटेज में आपने लिखा सिक्योरिटी रहता है। अब जब कोई बुराई करते हैं ना भाई, ऊपर क्या लिखा है, बहुत सिक्योरिटी रहता है, बोले इंस्टा सिक्योरिटी।
नहीं बोले सिक्योरिटी तो है, पर फिर भी कभी भी हैक हो सकता है। देखो बुराई करने के लिए तो कुछ भी बुराई कर सकते हैं दुनिया में, बुराई करने वाले लोग क्या एक बार नहीं ऊपर लेकर फायदे में बहुत भारी सिक्योरिटी थी, नीचे नहीं नहीं इतना सब कुछ है, पर फिर भी कभी भी लोग क्रैक तो कर ही सकते हैं। लिखो वहां पे सिक्योरिटी में, इंस्टा कैन बी क्रैक्ड, इंस्टा कैन बी क्रैक्ड, हैक्ड। ओके गाइस, क्या पढ़ रहे थे आप लोग? ओके, बाजू में आपको दिखेगा एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है, आपको ये सब दिख रहा होगा, डेटाबेस मॉडल दिख रहा होगा, दिख रहा है? लिखो चिट्ठी लगा के, एक साइड में हायरार्किकल, एक साइड में नेटवर्क, एक साइड में हायरार्किकल, एक साइड में नेटवर्क। लिखो फ्लेक्सिबल। आप एक काम करो, जहां पे आपकी मेन बुक थी ना, वहां आपने इसके लिए आपने कुछ लिखा था, एक बार चेक करो, आपको देखते से ही समझ जाएगा। आपके पास में लिखो ना रेफर, वहाँ पे वो इमेज को इधर लिख दो, रेफर वो डायग्राम्स। आपको याद है वो उस पेज पे लगाई थी आपने, तो एक काम करो वहाँ पे लिख दो, इस पेज पे लिखो उस पेज का रेफरेंस। कौन सा पेज नंबर था? 3.13 पे आपने चिट्ठी लगाई था, लिखो फिर यहाँ पे रेफर 3.13, आपके मेन बुक है वही। हायरार्किकल का पेज नंबर अलग होगा और नेटवर्क का अलग होगा, तो वो लिख दो 1213 जो भी है ना। लगाए आपने चिट्ठी? ओके, ये चिट्ठियाँ पढ़ेंगे तो उपयोगी है। देखो चिट्ठियाँ लगाने के दो फायदे हैं, एक तो आप लिखते हो तब आपको याद रहता है, पूरा रिवाइज होता है, रिफ्रेश हो जाता है। और हर बारी अगर आपको फास्ट फास्ट अपनी भाषा में लिखा हुआ है, देखो मैंने जो रॉक्स दिए वो मेरा खुद के हाथ से बनाया हुआ है, उसको पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम आपको लग सकता है, पर जब आपकी चिट्ठी आपके हाथों से आपकी हैंडराइटिंग होती है ना, वो ऐसा, वो आपका ब्रेन, आपकी आंखें उसको फटाफट एब्जॉर्ब करती है, बिकॉज वो आपके हाथ का लिखा हुआ है। तो किसी ऑथर का लिखा हुआ किताब जल्दी से दिमाग में जाने को टाइम लगता है थोड़ा सा, पर आपकी चीज लिखी हुई आपको फटाफट घुसती है दिमाग में, आपका स्पीड बढ़ता है। तो इसीलिए जब भी रिवाइज करोगे तो पहले इसको अपनाना। तो जैसे ऑल इंडिया रैंक बनने के ना 8 से 9 बार रिवाइज किया था, तो उन्होंने 1-2 बार तो चिट्ठियों से रिवाइज किया था। रिवीजन करना इसका मतलब नहीं कि आप हमेशा पूरा मेन बुक उठा उठा के रिवाइज करोगे, दैट वोंट बी पॉसिबल टू रीड 9 टाइम्स। भाई एस की किताब और एसएम की मिला के 400-450 पढ़ने की पॉसिबल ही नहीं है, तो इसीलिए आपको ये करना है। समझ आ रहा है? ये चैप्टर का रिवीजन होगा 2 दिन के अंदर, कल या परसों में। उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे एसएम के साथ में। चैप्टर 5 जो है वो आपको मैंने रिकॉर्डेड मोड में दे दिया है आपके बैकअप फॉर्म में। आपके इसमें 1 महीने का वक्त है, कभी भी खत्म कर देना उसको, ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे। हायरार्किकल उसके 4-5 लेक्चर्स होंगे। क्यों? आपके बैकअप में है ना? नहीं, वो सबको एक्सेसिबल है, वो आपको ऑलरेडी डाल के रखा था, मैंने सिर्फ अनाउंस नहीं किया था। आप देखिए, क्योंकि अपने पास जो है ना 5 तारीख तक में हुआ क्या ना, इतनी सारी रिविजन्स लेते हैं। मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं रिवीजन ना लूँ और उसको पढ़ा दूँ, तो मैंने क्या कर दिया, उसको दे दिया, उसके अंदर भी रिविजन है उसकी, मतलब उसमें सिर्फ टीचिंग नहीं है। वो चैप्टर 5 को भी मैंने ऐसे रिवाइज करके पूरा कंप्लीट किया हुआ है। तो आप अपने हिसाब से उसको देखिए, क्योंकि अगर मैं उसको पढ़ा देता तो मैं चैप्टर 1 की रिवीजन नहीं करता, फिर 3 की नहीं करता, 4 की नहीं करता, फिर एसएम भी आ रहा है उसकी भी रिविजन करना है। तो क्या है ना, एक चैप्टर की रिवीजन के बलिदान पर, एक चैप्टर के बैकअप के बलिदान पर मैं सारे चैप्टर का रिवीजन कर सकता हूँ, और वो भी वैसे ही पढ़ा है पिछली बैच में, रिकॉर्डिंग वाला है ना। समझ आ रहा है? तो कोई नहीं, आप वो करेंगे। आपको अगर वो पढ़ते समय 5 फरवरी तक आप कभी भी खत्म करना उसको,
उसके बाद भी खत्म कर सकते हैं आराम से। पर अगर आप 5 मिनट तक खत्म, अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, उसके बाद कभी खत्म करना तो कभी भी कर ही सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो तो आपके एग्जाम तक रहेगा, कभी भी पूछ सकते हैं। मैं तो यहीं रहता हूँ, मैं कहीं जाता नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर पूना से नहीं, आप डाउट 1% भी नहीं आएगा उसमें। आप भी इतने दिनों से पढ़ रहे, कौन से डाउट आता है? और डाउट नहीं, डाउट EIS में क्या होता है ना, इतने सालों से जब मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे मालूम है। और अपन क्या करते हैं, एक चीज को मैं तो 4-4, 5-5 एग्जाम्पल से पढ़ाता, वो ऐसे नहीं तो वैसे कैसे भी याद आ ही जाता, और जब रह जाता तो मैं समरी में खत्म कर देता या फिर रिवीजन में। आप खुद ही देखो, आपको ऐसा बहुत कम फील होता है कि मुझे डाउट आ गया कुछ, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, डोंट टू वरी, ओके। आपको मैं बता दूंगा कल पूजा को, यहाँ पे पूजा नाम की लड़की है जो ये सब काम करती है, वो यहाँ पे बताते हैं। उनको मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था कि आपके बैकअप में डाल देना चाहिए, और उसने बोला था कि ऑलरेडी डाल चुके हैं। मैं बता दूंगा सब कुछ यहाँ पे ही। कल मंडे है राइट, तो यहाँ पे आके आपको ये बता देंगे कैसे उसको एक्सेस करना है। हाँ, पूजा आएगी। उसका अपना चिंटू को भी लाएगी साथ में, किसी को प्रॉब्लम है, पूजा आएगी बोल रहे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हायरार्किकल एंड नेटवर्क आपको लिखना है फ्लेक्सिबल। कौन सा फ्लेक्सिबल होगा? नेटवर्क इज मोर फ्लेक्सिबल। नेटवर्क लेटेस्ट है, और लिखो रिजिड। हायरार्किकल में लिखो रिजिड। इसमें से टॉप टू बॉटम चल सकते हैं। हायरार्किकल टॉप टू बॉटम, हायरार्किकल में। हायरार्किकल का एग्जांपल लिखो आप, ICI BOS नॉलेज पोर्टल से। क्यों ऐसा बोला आपने? आपको कुछ भी एक चीज ढूंढना है ना, तो आपको ऊपर से नीचे जाना पड़ता है। आपको समझो 2018 मई का पेपर देखना है FM का, तो आपको पूरा वो जाना पड़ेगा, वहाँ पे इंटर में जाना पड़ेगा, फिर आपको वो नहीं उसमें तो प्रीवियस पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर में जाना पड़ेगा, फिर उसमें से एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, वो सब्जेक्ट में भी बहुत सारे अटेम्प्ट्स होंगे। यानी कि आपको अगर कोई भी ICI में अगर आपको पेपर देखना है तो डायरेक्टली पेपर पे क्लिक नहीं होता है, आपको ऐसे उसके पापा से बात करना है, फिर उसके पापा से बात करना है। आपको बच्चे से बात करने के लिए पापा से बात करना पड़ेगी पहले, बच्चों का एक्सेस डायरेक्टली नहीं मिलेगा। तो ये रिजल्ट टॉप टू बॉटम है। और इधर लिखो, नेटवर्क में टॉप टू बॉटम, बॉटम अप दोनों भी। टॉप टू बॉटम, बॉटम अप। यहाँ पे बच्चे से भी डायरेक्टली बात कर सकते हैं आप, कभी भी कहीं भी किसके साथ भी। बॉटम अप, एक बॉटम अप है, एक टॉप डाउन है। यानी कौन अच्छा हो गया? नेटवर्क में टाइम पास नहीं है, आपको जो चाहिए सर्च करके डायरेक्ट उसके ऊपर जा सकते हो आप। मुझे और एक बात बोलना है, सुनो ना। टॉप डाउन और बॉटम अप में अगर मैं हायरार्की और नेटवर्क की बात करता हूं, तो आप बताओ, एक बच्चे के एक ही पापा होंगे हायरार्किकल में। अगर मान लीजिए आपको मैंने जो डायग्राम दी थी बना के, उसमें देखिए आप, एक बच्चे के एक ही पापा होंगे, पर मैं सोचता हूं कि 2-4 पापा का मिला के एक बच्चा चाहिए। वो यहाँ पे हायरार्किकल में पॉसिबल नहीं, वो सिर्फ नेटवर्क में पॉसिबल है। आप बोलेंगे CA फाउंडेशन का डेटा दो लाइव स्ट्रीमिंग का, ये एक बच्चा है। फिर CA फाउंडेशन गुरुकुल, CA फाउंडेशन फेस टू फेस, अभी तीन चीजों का मिला के सारा CA फाउंडेशन का एक बच्चा चाहिए मुझे। तो इसके 3 पापा हो गए, एक बच्चा हो गया। ऐसा मुमकिन नहीं है हायरार्किकल में, ऐसा मुमकिन है नेटवर्क में। मेनी पापा का एक बच्चा, इट इज पॉसिबल ओनली इन नेटवर्क। लिखो, 1 चाइल्ड कैन हैव मेनी पेरेंट्स। कहां पे? नेटवर्क में। और हायरार्किकल में 1 चाइल्ड कैन हैव ओनली 1 पेरेंट। एक बच्चे के सिर्फ एक ही पापा होंगे, अफसोस। क्योंकि आप अगर बिजनेस कर रहे हो, आपको मल्टीपल चीजों को जोड़ के एक बच्चा चाहिए होता है। सोचो ना, अगर आपको 150 ब्रांचेस आपकी है, सबका मिला के आपको एक कंसोलिडेटेड सेल्स रिपोर्ट चाहिए, तो उसके साथ तो 150 पापा हो जाएंगे, एक बेबी हो जाएगा, तो हो ही नहीं सकता। ERP हायरार्किकल पे चलता ही नहीं, ERP तो नेटवर्क पे ही चलेगा। क्यों? आप अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे पुणे में बैठा हूँ, मेरी ब्रांचेस है 160, तो सबका मिला के एक सेल चाहिए ना, तो उसके इसमें 160 पापा का एक बच्चा चाहिए मेरे को। तो इसलिए दोस्तों नेटवर्क का इस्तेमाल ERP में होता है। आप लिखो यहाँ पे रिश्ते बताता हूँ मैं, 1 to 1, 1 to many। लिखो O2O, O2M। लिखो O-O-O। कहाँ लिखेंगे आप? हायरार्किकल में। O-M भी लिखो, वो भी हायरार्किकल में है। 1 to 1 भी होता है, 1 to many भी होता है।
पर नेटवर्क में ऐसा नहीं होता है। वहां पे O2 लिखो, अब नेटवर्क में बहुत कुछ होता है। O2 वो तो होगा ही, O2M होगा ही, M यानी कि मेनी, O यानी कि 1, ओके। पर इसमें M2O भी होगा। M2O क्या रहेगी? मेनी टू 1, मेनी पापा का एक बच्चा। और M2M भी होता है, बहुत सारे पापा बहुत सारे बच्चे मिला के कुछ भी कर रहे हैं। हाँ, तो मेनी टू मेनी का ही मतलब हो ना, मेनी को मेनी जोड़ के कुछ भी निकलेगा बाहर। यानी कि दिस इज मोर फ्लेक्सिबल एटीट्यूड। ये जो बातें कर रहे हैं हम लोग, फाइल्स की बातें कर रहे हैं। कोई भी फाइल्स को जोड़ दो, किसके साथ भी जोड़ दो, बच्चे बाहर आएंगे। ये है नेटवर्क में। हायरार्किकल में जो डिफाइन किया वही, ऐसे कुछ भी रिश्ते नहीं बना सकते। रिलेशनल में आ जाओ, तीसरा लिखो रिलेशनल का एग्जाम्पल। रिलेशनल का एग्जाम्पल माई SQL, MS एक्सेस, ये जो देखा था ना आपने, ये सब, ये जो है रिलेशनल है। ये जो आपके सामने स्क्रीन पे है, ये रिलेशनल है। इसका डायग्राम आपने ड्रॉ किया था, मुझे याद है इसका डायग्राम आपने ड्रॉ किया था। ये ड्रॉ किया है आपने, कहां पर ड्रॉ किया, उसका रेफरेंस दो इधर। मुझे पता नहीं आपने कहां ड्रॉ किया था, मेन बुक में जब मैं पढ़ा था तब ड्रॉ किया था, उसका रेफरेंस इधर दे दो आप। वापस से ड्रॉ नहीं करेंगे, रेफरेंस दो। दे दिया रेफरेंस, दे दिया रेफरेंस, दे दिया रेफरेंस, ओके। बोलो बच्चों क्या दिया? ओके, दे दिया रेफरेंस। आपके बुक में नहीं, आपका प्रॉब्लम है, मैंने पढ़ाया था आपको। ओके, बताओ रिलेशनल में होता क्या है। यहाँ पे सुनो ना, ये है, इतना अच्छा है, पता क्या, नेटवर्क से भी अच्छा है। नेटवर्क में आपको जो भी बच्चे लाना है नए, वो नए नहीं ला सकते, उसकी पहले से फैमिली प्लानिंग चाहिए। यहां पे तो जब चाहे जितने बच्चे ला सकते हैं। जैसे एग्जांपल, गुरुकुल नाम का बच्चा मेरे दिमाग में पहले नहीं था 2010 में, और अचानक से मुझे परिवार में लाना है उसको इस डेटाबेस में। वो तभी ला सकता हूं मैं जब मेरे पास में ये वाला सिस्टम है। मैंने गुरुकुल का डेटाबेस क्रिएट कर दूंगा और उसके अंदर कॉमन लिंक जोड़ के पहले वाले फेस टू फेस से जोड़ दूंगा, तो मुझे सबका लिंक हो जाएगा डेटा। ये मुमकिन रिलेशनल में हो सकता है। नेटवर्क में भी बच्चे ऐड होंगे, पर वही बच्चे ऐड होंगे जिसका प्लानिंग पहले से किया होगा। आपने नेटवर्क जब बनाया तो आपने बोला कि पहले से मुझे 3 बच्चे और चाहिए, तो 3 बच्चे जो पहले से आपने बोला ना वो आएंगे। पर कभी अनशन एक नया बच्चा है जो पहले सोचा ही नहीं था, या आप मान लो कोई ऐसे नए बिजनेस में आ रहे हो जो एक पहले से सोचा ही नहीं था, तो वो बच्चा इसमें ऐड ही नहीं होगा। मतलब कौन सा ज्यादा फ्लेक्सिबल है? रिलेशनल। तो रिलेशनल में क्या होता है, यू कैन ऐड मोर एंड मोर टेबल्स बाय हैविंग समथिंग कॉमन। देखो, more tables can be added provided there is something common. More tables can be added provided there is something more tables can be added provided there is something। क्या बोल रहा है कॉमन? क्या? हाँ, कुछ तो कॉमन चाहिए, नहीं तो कैसे लिंक होएगा, है ना। लिखो मोस्ट फ्लेक्सिबल, लेटेस्ट। ये मोस्ट फ्लेक्सिबल है, लेटेस्ट है, इससे अच्छा कुछ नहीं जिंदगी में। यानी कि सर हायरार्किकल नेटवर्क से भी अच्छा कौन है? रिलेशनल, बेहतरीन। हाँ, ERP नेटवर्क में भी यूज होता है, और आजकल के लेटेस्ट ERP रिलेशनल में बन रहे हैं। तो भी सारे के सारे जो ERP है आजकल रिलेशनल में बना रहे हैं अपने आप। हाँ, इसलिए तो मैं गुरुकुल को ऐड कर पाया ना इसमें। अब एक काम करो, रिलेटेड कॉन्सेप्ट में आ जाओ डेटाबेस के। इसमें बिग डेटा, डेटा वेयरहाउस और डेटा माइनिंग, आपको तीनों कॉन्सेप्ट याद होंगे। बिग डेटा के पास में एक चिट्ठी लगाओ। आई होप चिट्ठी लगाने की जगह बची भी है। देखो एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अमेजॉन, बिग डेटा के पास आओ। ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अमेजॉन हैज गॉट ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अमेजॉन हैज ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत डेटा है, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। बताओ क्या प्रॉब्लम हुआ इससे? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज विद द कन्वेंशनल मेथड्स। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज
थ्रू कॉन्वेंशनल मेथड्स। कॉन्वेंशनल मतलब क्या रहे? ट्रेडिशनल, पुरानी तरीकों से। कन्वेंशनल मेथड very difficult to analyze through conventional method. That is why what? अरे बोलो क्या? That is why big data analytical tools are used. Big data analytical tools are used. क्या मतलब हुआ इसका? क्या होता है ना, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है ना, डेटा तो बहुत कलेक्ट करते हैं, पर वो इतना डेटा कलेक्ट करते हैं वो एनालाइज हो ही नहीं पाता। बहुत डेटा कलेक्ट कर लिया आपने अमेजॉन और एनालिसिस में, तो क्या फायदा डेटा कलेक्ट करके? तो ये ऐसे टूल्स लेकर आएंगे जिसका नाम क्या? बिग डेटा एनालिटिकल टूल। और इससे क्या फायदा होगा? इससे आप वो सारे इतने बड़े डेटा को एनालिसिस करके कुछ अच्छे टूल्स से रिपोर्ट निकाल सकते हो। वरना डेटा आके कुछ एनालिसिस नहीं कर तो डेटा डिलीट ही कर दो ना। फिर अब ऑर्डर डिस्पैच हो गई तो डिलीट कर दो। फिर अपन क्यों संभाल, इतने टेराबाइट्स का डेटा संभाल के रखने का कोई तो उपयोग होना चाहिए। तो क्या करेंगे, ये बिग डेटा एनालिटिकल टूल जाते हैं और मैंने इसको बहुत अच्छे अच्छे रिपोर्ट्स ला कर देते हैं। पुराने तरीकों से ये मुमकिन नहीं है। आगे बढ़ेंगे। डेटा वेयर हाउस, आपको याद है डेटा वेयर हाउस क्या था? आपने चिट्ठी लगाई थी, उसको लेकर रेफर लिखो उसमें। जाओ, चिट्ठी लगाई थी आपने, मुझे याद है चिट्ठी कहाँ लगाई थी, क्या नाम उसका? डेटा वेयर हाउस। आपने इसकी चिट्ठी लगाई थी, उसमें ETL वगैरह लिखा था, उसका रेफरेंस दो, इधर रेफरेंस दो, आपकी किताब है। ये देखो ऐसे वाला चिट्ठी। बताओ क्या था जब व्हेन डेटा वेयरहाउस वाज नॉट देयर, हम लोग क्या करते थे? चिट्ठी लगाओ, उसके लग गया, रेफरेंस दे दिया। इधर स्क्रीन पे देख लो एक बार। जब डेटा वेयरहाउस नहीं था ना, तो यह था हर कोई डिपार्टमेंट के लोग अपना डेटा अपने फॉर्मेट में स्टोर करते थे। कोई एक्सेल में, कोई टैली में, कोई किस में, कोई किस में। अब क्या हुआ, जब से दुनिया में कौन आया? जब से दुनिया में आया है डेटा वेयरहाउस, उससे क्या हुआ? अरे कब हटेगा? किधर? हाँ, मुझे बोलना है इसके बारे में। जब डेटा वेयरहाउस नहीं था ना, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। एक टॉप मैनेजर को जब भी एनालिसिस करना रहता था, तो डेटा वॉज स्टोर्ड इन व्हाट डिफरेंट फॉर्मेट। तो अगर बैठा हुआ एक जगह पे, तो सबका डेटा आता ज़रूर था, पर वो कोई एक्सेल में आया, कोई वर्ड में आया, कोई टैली में आया। उसका सबसे पहले काम ये था कि वो सारे डेटा को एक फॉर्मेट में लाए और उसके बाद में एनालिसिस करे। यानी उसका टाइम जो है एनालिसिस में कम और डेटा कलेक्शन में ज़्यादा जा रहा था। ये तब की बात थी जब डेटा वेयरहाउस नहीं था। डेटा वेयरहाउस क्या बोला, मैनेजर तुम एक काम करो, तुम टेंशन लो नको, हम तुम्हें रेडीमेड ऐसे ही डेटा देंगे जो एक ही फॉर्मेट में होगा। तो क्या कहता है, ये सब काम जो पहले टॉप मैनेजर खुद कर रहा था, अब वो कौन करेगा? वेयरहाउस खुद करता है। ये सबका फॉर्मेट अलग अलग फॉर्मेट में, सबका देखो, सबका डेटा यहाँ पे स्टोर्ड है अलग फॉर्मेट में। अब वो क्या करता है, ETL करता है, यानी कि सबका डेटा एक्सट्रैक्ट करता है और उसको एक फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करता है। यानी कि सबका फॉर्मेट अब एक हो जाएगा। यानी मेरे पास में हज़ारों ब्रांच होगी, हज़ारों ब्रांच के हज़ारों सॉफ्टवेयर होंगे, कुछ भी अलग अलग टाइप के। वो सब सॉफ्टवेयर का डेटा हम लोग ऐसा एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको एक फॉर्मेट में डाल देंगे। अब क्या होगा, और ना किसी ट्रांसफॉर्म करेंगे, पर उसको लोड करेंगे। अब यहाँ पे जो डेटा है वो एक ही फॉर्मेट में है। एक साल का है, बहुत साल का, बहुत साल होगा। एक ब्रांच का है, बहुत सारे ब्रांच का, बहुत सारे। एक डिपार्टमेंट का, सारे डिपार्टमेंट का, प्रेजेंट का, पास्ट, प्रेजेंट भी और पास्ट, सब डेटा यहाँ वेयर हाउस बन गया पूरा। आप उसके अंदर से जो डेटा निकालना निकालो। तो क्या करता है, खुद डेटा अपने अपने हिसाब से जो उसको लगता है वो रिपोर्ट देते रहता है। कौन? नहीं, डेटा वेयरहाउस खुद देता है। ये डेटा वेयरहाउस, पर जो डेटा वो खुद नहीं दे रहा है, हम उसमें से खोज के ला रहे हैं, उसको माइनिंग कहते हैं। पहले क्या होता है, वेयरहाउस भी रिपोर्ट्स देता है, पर जो जेनरिक रिपोर्ट्स होता है नहीं, जो मतलब जो सब मैनेजर को लगते ही हैं, पर आपको और भी अंदर घुसना है उसके। ऐसा ऐसा हुआ तो बताओ, बियर और डायपर में क्या कनेक्शन है? आपको ना बियर डायपर आया था एक, ज्यादा बियर बिकते हैं, ज्यादा डायपर बिकते हैं। तो वो हमने माइनिंग करके बियर और डायपर का डेटा मंगवाया था, उसको बोलते हैं हम लोग डेटा माइनिंग।
माइनिंग और वेयर हाउस में फर्क है। वेयर हाउस, सुनो ना, वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट क्या है? डेटा कलेक्ट करना, मेनली कलेक्शन, वो भी एक फॉर्मेट का, उसका वेयर हाउस है। पर ऐसा नहीं कि वेयर हाउस आपको रिपोर्ट नहीं देता है, पर ऐसे जो रिपोर्ट वो उसको, जो उसके मन से आता है वो देता है। पर अगर आप, माइनिंग का मतलब क्या है? इट इज अ मीनिंगफुल एक्सट्रैक्शन ऑफ द डेटा, मीनिंगफुल डिस्कवरिंग अनडिस्कवर्ड डेटा। यानी कि आप ऐसा डेटा खोज के, आपको भी पता नहीं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बियर और डायपर में ऐसा कोई कनेक्शन, यानी कि आपको पता ही नहीं कितने लोग जीन्स खरीदते हैं साथ में टी शर्ट भी लेते हैं। तब कह रहा जीन्स और टी शर्ट जोड़ दिया, अब बताओ ऐसे कितने लोग हैं जो जीन्स के साथ में टी शर्ट लेते हैं, तो दोनों का एक डेटा क्रिएट हो गया। ऐसे कितने लोग हैं जो जीन्स के साथ में परफ्यूम खरीदते हैं, ऐसे तो जीन्स के साथ में बेल्ट भी लेते हैं, जीन्स के साथ में शूज भी लेते हैं। तो आप क्या करो, अलग ये सब माइन कर रहे हो भाई। अगर मैं जीन्स बेच रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए इसमें साथ में लोग क्या चीज़ बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो मैं वो चीज़ें और लेकर आऊँगा मेरे जीन्स की शॉप पे। परफ्यूम लेते हैं, क्या शूज लेते हैं, क्या बेल्ट लेते हैं, क्या टी शर्ट लेते हैं, क्या फॉर्मल शर्ट लेते हैं, हाफ स्लीव लेते, फुल स्लीव। अगर आपको ये सब एनालिसिस करना है तो आपको सब माइनिंग में जाना पड़ेगा। इसका और इसका संबंध बताओ। 5,000 की जीन्स के साथ में लोग कितने कितने हज़ार रुपए का टी शर्ट लेते हैं, या टी शर्ट के साथ में जीन्स का जो सेल है, तो जीन्स भी जाते तो कौन सी जीन्स कौन से कलर की ज्यादा जाती। तो आपको ये सब कुछ भी चाहिए आपको, इस सब के लिए माइन करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो लिखो, व्हेन वेयर हाउस वाज नॉट देयर, व्हेन वेयर हाउस वाज नॉट देयर। तो बताओ क्या होता था? व्हेन वेयर हाउस वाज नॉट देयर, जब वेयर हाउस नहीं था। तो बोलो क्या था? जब वेयर हाउस नहीं था, एवरी डिपार्टमेंट यूज्ड टू every department, branch used to store data in different formats. Every department, branch used to store data in कौन से format? Different format. Store data in what? Different format. आप बोलो क्या? With the help of, बोलो क्या बोलेंगे? Data warehouse. All the data will be extracted and transformed into what? Will be extracted and transformed into what? Into one format, so that top managers can analyze data. Top managers can analyze data properly. Data properly. It has the data of, data warehouse में डेटा किसका होगा? वन डिपार्टमेंट, ऑल द डिपार्टमेंट्स, डेटा ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स। एक साल का है, बहुत साल होगा? डेटा ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स, ऑल द ब्रांचेस, मेनी ईयर्स, ओके, एक्सेट्रा। ओके गाइस, गॉट इट? अब माइनिंग में आते हैं। ये माइनिंग क्या होता है? लिखो, इट्स द मीनिंगफुल एक्सट्रैक्शन। माइनिंग में लिखो, इट इज द मीनिंगफुल एक्सट्रैक्शन। इट इज द, बोलो क्या है? मीनिंगफुल एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा, वेयर वी डिस्कवर अनडिस्कवर्ड डेटा। Where we discover undiscovered data, जो दिखा नहीं था अब दिखेगा। नहीं, डेटा वेयरहाउस पहले से था आपके पास में, पर आपको पता ही नहीं ऐसा भी हो रहा है। अरे ऐसा भी होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अरे ये भी होता है, अरे वो भी होता है। ये सब माइनिंग वाली चीज है। अरे तो मुझे पता ही नहीं था। यू डिस्कवर्ड अनडिस्कवर्ड डेटा, उसमें आगे लिखिएगा लाइक पैटर्न्स,
एग्जाम्पल बियर डायपर, बियर डायपर। सलमान खान ईद, सलमान खान की मूवी ईद पे कितनी चलती वो भी आपने डिस्कवर कर लिया। एग्जाम्पल स्लाइडिंग फोन, लॉन्चिंग ऑफ स्लाइडिंग फोन, आपको याद नहीं आ रहा होगा? क्या मतलब इसका पता है? स्लाइडिंग फोन क्या बोल रहा है? आपको ये डेटा माइनिंग के लिए आपको मैंने ये स्टेप्स बताए थे, यू रिमेम्बर इट? वो क्या स्टेप्स थे उसके? ये देखो, आप लिख दो नंबर 1। मैं आपको समझाता हूँ, ये सारे डेटा माइनिंग के स्टेप्स है। चिट्ठी लगा दो डेटा माइनिंग के स्टेप्स के लिए। डेटा माइनिंग के स्टेप्स नंबर 1, सबसे पहले क्या होगा? डेटा इंटीग्रेशन। आपको याद है क्या करना था उस कंपनी को? सैमसंग वांटेड टू लॉन्च व्हाट? लॉन्च दे उनको लॉन्च करना था स्लाइडिंग का फोन, बट स्लाइडिंग का फोन लॉन्च करने से पहले वो क्या कर रहे थे? इस कंपनी से पूछ रहे थे कि हम लोग क्या करें, लॉन्च करें क्या नहीं करें। तो ये डेटा माइनिंग की कंपनी क्या करती है? बोलते हैं रुको, आप लॉन्च मत करो, हमको पहले चेक करने दो। तो डेटा माइनिंग की कंपनीज होती है जो क्या करती है? माइनिंग करके देती है सैमसंग को, हेल्प करती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे उन्होंने? देखो नंबर 1 डेटा इंटीग्रेशन। डेटा इंटीग्रेशन, आप बोलेंगे किस बात का डेटा इंटीग्रेशन? अरे भाई डेटा ही नहीं तो क्या कैसे माइन करोगे आप? तो डेटा इंटीग्रेशन लिखो डैश ऑल द बैंक्स, ऑफ ऑल द बैंक्स। अभी यूएस में था ये, तो यूएस के सारे बैंक्स का डेटा उन्होंने कलेक्ट कर लिया, क्योंकि मोबाइल जब भी बाय किया तो बैंक से ही किया होगा, तो सारे बैंक्स का डेटा इकट्ठा हो गया। पॉइंट नंबर 2 डेटा सिलेक्शन। कोई बताएगा डेटा सिलेक्शन क्या होता है? नहीं, सिलेक्शन में क्या होता है कि आप देखो बैंक से लोगों ने मोबाइल ही बाय नहीं तो बहुत कुछ और भी बाय किया होगा। तो लिखो सिलेक्ट, डेटा सिलेक्शन नाम दो, सिलेक्ट मोबाइल ओरिएंटेड ट्रांजैक्शंस। अच्छा, तो पहले सब कलेक्ट किया, फिर उसमें से मोबाइल का रखा, बाकी सब हटा दिया, वो भी बात ठीक है। नंबर 3 बात डेटा क्लीनिंग। लिखो अनवांटेड डेटा, लाइक अब मोबाइल के एनालिसिस के लिए अगर उसने कुछ भी उसमें होगा तो क्या काम का? एग्जाम्पल पेन, अगर हमें उसके पेन नहीं लगता तो पेन डिलीट कर देंगे। अब वो कितने बजे आया था? देखो टाइम, कौन से कितने बजे, 3 बजे आया था क्या दोपहर में 2 बजे आया था? क्या मतलब है? मुझे तो सिर्फ जानना है कि उसने स्लाइडिंग लिया क्या नॉन स्लाइडिंग, वो कितने बजे आया क्या फ़र्क पड़ता है ना? देखो कॉमा ईमेल आईडीज, क्योंकि उसने जब बाई तो अपना ईमेल आईडी दिया था मुझे, उसने अपने आधार भी दिया था, एक्सेट्रा। अभी जो मुझे एनालिसिस करना है, जिसके अंदर जो काम करें वो हटा दिया मैंने, और साथ साथ में यहाँ पे लिखा है जो डेटा उसमें नहीं है वो डाल दिया। कभी कभी कुछ फोन का डेटा उसमें सामने लिखा ही नहीं होगा स्लाइडिंग का है कि नॉन स्लाइडिंग का, तो हमने हाथों से लिखा उसको। ये देखो यहाँ पे लिखा है, देखो आर नॉट क्लीन एंड मे कंटेन व्हाट एरर्स, मिसिंग वैल्यूज, नॉइजी, यानी कि कुछ डेटा उसमें नहीं होगा तो हम उसमें लिख के कंप्लीट करेंगे। लिखो वी कैन ऑल्सो ऐड मिसिंग डेटा, वी कैन ऑल्सो ऐड मिसिंग डेटा। ये सब आता है आपका डेटा क्लीनिंग में। यू कैन ऑल्सो ऐड मिसिंग डेटा। अच्छा सर हो गया। अब तो क्या हो गया, अभी सब मोबाइल वाला डेटा है वो भी अच्छा हो गया। अब क्या करेंगे पॉइंट नंबर 4 में? ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, स्लाइडिंग नॉन स्लाइडिंग। डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स, स्लाइडिंग नॉन स्लाइडिंग। सर क्यों कर रहे हैं आप डिवाइड? वही तो ढूंढना है ना कि स्लाइडिंग कितने लोग ले रहे हैं, नॉन स्लाइडिंग कितने ले रहे हैं। स्लाइडिंग नॉन स्लाइडिंग आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया उसको। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट पॉइंट डेटा माइनिंग। नेक्स्ट पार्ट डेटा माइनिंग एक्चुअल में चालू हो गया। अब क्या करेंगे? देखो परसेंटेज ऑफ स्लाइडिंग, परसेंटेज ऑफ नॉन स्लाइडिंग। अच्छा, कितने लोग स्लाइडिंग का मोबाइल यूज करते हैं, कितने लोग नॉन स्लाइडिंग का यूज करते हैं। देखो एज ग्रुप वाइज स्लाइडिंग नॉन स्लाइडिंग, ये भी माइनिंग हो गई। स्टेट वाइज
स्लाइडिंग नॉन स्लाइडिंग, ब्रांड वाइज, सैमसंग वाइज, नोकिया वाइज, एप्पल वाइज, ब्रांड वाइज स्लाइडिंग नॉन स्लाइडिंग। ये सब माइनिंग में आप जितना बोलो यार उतना हो सकता, वैल्यू वाइज भी कर लिया, एक्सेट्रा कर दो। ये आपको क्या समझा फिर? 78% लोग जो है स्लाइडिंग नहीं लेते और 22% लेते हैं, तो अब क्या करेंगे उसका मतलब? ये सब जो डेटा बना के आपको तो यूज करना है, आपको तो सैमसंग को देना है। एफ में लिख दो, इवैल्यूएशन कौन करेगा इसका? लिखो इवैल्यूएशन बाय सैमसंग, इवैल्यूएशन बाय सैमसंग, इवैल्यूएशन बाय सैमसंग। सैमसंग कंपनी करेगी इसकी इवैल्यूएशन। किस बात का इवैल्यूएशन भाई? ये सब रिपोर्ट जो बनाया उसको इवैल्यूएट करेगी कि 78% लोग नहीं बनाते, 22% बनाते हैं, और उसको देख के जी वाले पॉइंट में डिसीजन, सैमसंग विल टेक द डिसीजन, सैमसंग विल टेक द डिसीजन ऑफ नॉट टू लॉन्च। सैमसंग, ये आपने लिखा ना डिसीजन बोल के हेडिंग है उसकी, डिसीजन बोल के हेडिंग है उसकी, और लिखो क्या बोला मैंने आपको? सैमसंग विल टेक द डिसीजन ऑफ नॉट टू लॉन्च। किसको नॉट टू लॉन्च? नॉट टू लॉन्च स्लाइडिंग। स्लाइडिंग को नहीं लॉन्च करेंगे क्योंकि 78% जो लोग हैं वो तो स्लाइडिंग वाला यूज ही नहीं करते। सोचो माइनिंग नहीं करते और डायरेक्टली स्लाइडिंग वाला लॉन्च कर देते तो बहुत सारा लॉस हो जाता, क्योंकि लेने वाले लोग हैं। क्या आप इसी क्वेश्चन को आईसीए ने 6 मार्क के लिए प्रीवियस अटेम्प्ट में पूछा था? डेटा माइनिंग के स्टेज बताए। नंबर 1, डेटा आपने इंटीग्रेट किया, ना कैसे इंटीग्रेट, फिर डेटा को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के से मोबाइल वगैरह का बाकी से बढ़ा, फिर उसको क्लीन किया, फिर उसको ट्रांसफॉर्म किया स्लाइडिंग नॉन स्लाइडिंग में, फिर उसका माइनिंग चालू किया, फिर रिपोर्ट बनाकर आपने इवैल्यूएट किया और आपने डिसीजन लिया। वन सेकेंड, नंबर 1, पहले क्या किया आपने? इंटीग्रेट किया, सेलेक्ट किया, क्लीन किया, क्लीन किया, ट्रांसफॉर्म किया, माइन किया, फिर आपने उसको इवैल्यूएट किया और बाद में आपने उसको देख के डिसीजन लिया। ये सब हो गया दोस्तों। आपका जो डेटा है यहाँ पे आया हुआ, आई थिंक ये सब कुछ हमने खत्म किया है फ्रॉम द चार्ट्स। हमारा पता है कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, नेटवर्क। आपको याद है हमारा हो गया अभी? रुकिए रुकिए एक मिनट, ये पेज हो गया, ये पेज हो गया। आपको पता होगा एक 1/3 चैप्टर हो गया। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल। 10 मिनट्स में मैं आपको छोड़ दूंगा आज। मैं आपको सिर्फ जितना पहले पढ़ाया हुआ है उस पर मुझे परफेक्शन चाहिए। आर यू रेडी ना? ये 1/3 जो चैप्टर है उसके ऊपर पूरा फोकस कर लेते हैं। इस चैप्टर में 2 और बच्चे ए बी सी, ये ए वाला खत्म हो, बी वालों में कंट्रोल होता है, सी वालों में ऑडिट होता है। हो गया ना? अपना अपना चैप्टर पढ़ के हो गया ये, पर अपने को फोकस करना है अब इसके ऊपर जो पढ़ा है इसके ऊपर परफेक्शन चाहिए। अब बताओ बच्चों, हार्डवेयर के कितने बच्चे? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। बताएंगे बच्चों कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, और प्रिंटर क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, प्रोजेक्टर, टच स्क्रीन, इनपुट, बारकोड रीडर, हो गया इनपुट। आउटपुट भी हो गया। आउटपुट की 5 टाइप्स देख रहे हो ये ब्लाइंड लोगों के लिए? जल्दी बोलो, ब्लाइंड लोगों के लिए वर्ड क्या होता है, टेक्स्ट होता है। बीआई टूल्स क्या होता है, और आपका यूट्यूब क्या होता है, ऑडियो वीडियो दोनों होता है। सही, ये भी क्लियर है। डेटा स्टोरेज के 4 बच्चे, इंटरनल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड आपके सामने वर्चुअल। इंटरनल के अंदर, इंटरनल मेमोरी वैसे होती कहाँ है? वैसे तो मदरबोर्ड के ऊपर होती है, पर वो जो डिब्बी होती है इंटेल की उसके भी अंदर होती है, इसलिए उसको इंटरनल कहते हैं। प्राइमरी वो होती है जो मदरबोर्ड पे ऊपर से दिखाई देती है। तो दोस्तों आप बताएंगे कैशे क्या होती है? कैशे में जो हम लोग बार बार चीजें यूज करते हैं, तो वो जो माइक्रो प्रोसेसर को पहले रैम पे जाना पड़ता था लेने के लिए बाहर, वो बता जो चीजें मुझे बार बार लगती है मैं अपने पास नहीं रख सकता, हाँ रख सकते, इसलिए हमने कैशे बना दी। अब रैम और रोम में कौन सा बार बार चेंज कर सकते हैं? कौन सा वोलाटाइल है? वोलाटाइल रैम। कौन सा नॉन वोलाटाइल है? कैन बी चेंज्ड, कैन नॉट बी चेंज्ड, मैन्युफैक्चरर लिख के देता है। ओके, सेकेंडरी का एग्जांपल दो।
हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव्स। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? इट्स द पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क व्हिच कैन बी यूज्ड एज अ रैम। वो हार्ड डिस्क का ही पार्ट होता है, पर जब हमारी और कंप्यूटर में रैम छोटी होती है तो हम लोग वर्चुअल रैम का तो अपना वो हो गया। अब बात करेंगे इसमें से कौन डेटा इधर लेता है उधर देता है, और कहाँ पे प्लस माइनस होता है, और कहाँ पे इट इज द मेमोरी ऑफ ALU। वेरी गुड, ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर में दो टाइप के सॉफ्टवेयर है, एक है एप्लीकेशन, एक है OS। याद है आपको? विदाउट विच कंप्यूटर कैन नॉट वर्क, विदाउट विच कंप्यूटर कैन वर्क। यस, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, SPC प्राइम, ये सब, इंस्टाग्राम भी, फेसबुक भी, वर्ड भी, एक्सेल भी, टिंडर भी। ओके, आप बताओ एंड्रॉइड क्या है, विंडो क्या है, विदाउट विच कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। ये जनरल सॉफ्टवेयर है, ये स्पेसिफिक है, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है, AS OS पे डिपेंडेंट। ओके, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा। डेटा आगे पेज में। नेटवर्क कर लेते पहले। नेटवर्क के दो पार्ट है, कंटेंशन, कनेक्शन लेस। कॉलिंग के लिए कनेक्शन है, और कॉल SMS के लिए सर कहाँ पे पहले से कनेक्शन सबका होना चाहिए, और एक रुक रुक के जा सकता है। स्टोर एंड फॉरवर्ड, कनेक्शन लेस, राइट। कौन सा ज्यादा रिलायबल लगता है? कनेक्शन लेस। ओके, क्या इंपैक्ट है नेटवर्क के? नेटवर्क ने आपके जिंदगी में क्या योगदान दिया? RTO, आपके रिलेशनशिप अपने कस्टमर से अच्छे हो रहे हैं, आपका टाइम कम लग रहा है। जैसे एग्जांपल, टेलीग्राम में कितना कम टाइम लग रहा है, और जोग्राफिकली हम लोग कितने भी जगह पे कितने भी दूर हो, ऐसा लगता है बहुत करीब है। तो याद रखना, RTO क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, टेली कम्युनिकेशन का इंपैक्ट क्या हुआ है? RTO, R से रिलेशनशिप अच्छे होने लगे, T से टाइम कम लगने लगा, और जोग्राफिकली आप ओवरकम करने लगे। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे बेनिफिट्स। मोदी ओके, बताएंगे। मोदी छोड़ दो, मोदी पावरफुल है, मोदी रिलायबल है, मोदी जी का कम्युनिकेशन अच्छा है, मोदी जी को पता है काम कैसे है, लोगों में वो करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना अपने कैबिनेट्स में। और मोदी जी इंडिया के बाहर के सारे रिसोर्सेज लेकर आते फिरंगियों से, और इंडिया में रिसोर्स को शेयर करते हैं। तो ये वैसे तो मोदी जी की कैरेक्टरिस्टिक्स है, पर है तो ये तो नेटवर्क के है। अब बात करेंगे दोस्तों, मोदी जी क्या है? नहीं, मोदी जी के 5 पॉइंट बोलो। पावरफुल, यानी कि पावर, नेटवर्क में पावर सब में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। एग्जांपल, ग्रिड। वन मोर बेनिफिट, मोदी जी का कम्युनिकेशन अच्छा है, यानी कि नेटवर्क यानी लैंड मैन से हम लोग व्हाट्सएप से कम्युनिकेट कर सकते हैं। मोदी जी के थ्रू सिर्फ याद करना है, आपको लिखना तो नेटवर्क के बारे में। हाँ, ओके, नेक्स्ट। रिसोर्स शेयरिंग, यानी कि नेटवर्क से हम लोग प्रिंटर है, इंटरनेट है, सब शेयर कर सकते हैं। मोदी जी रिलायबल है, यानी कि देखो बच्चों, नेटवर्क में रिलायबिलिटी। एग्जांपल, ATM है, एक ATM बंद हुआ तो दूसरा ATM है, नहीं तो ऑनलाइन बैंकिंग है, बहुत कुछ है। और मोदी जी क्या करते हैं? मोदी जी जो है अपना काम सब में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सारे कैबिनेट्स में। यानी डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या हुआ? नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये हो रहा है कि अगर आपकी बैलेंस शीट आपको CFS बनाना है, और आपका डेटा बैंक का CFS बनाना है, आपकी बैंक की ब्रांचेस बहुत सारी है, उस केस में विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क हम लोग सारे ब्रांचेस का बनाए के लाएंगे एक साथ, और उसका CFS बना पाएंगे। नेटवर्क का फायदा क्या है? आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ना, उसको इकट्ठा करके हम लोग CFS बना सकते हैं, राइट। तो बात करेंगे फिर से एक बार मोदी जी के 5 पॉइंट। नंबर 1, पावरफुल है, कम्युनिकेशन अच्छा है, रिलायबल है, वो काम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रिसोर्सेस लेकर आते हैं। तो अपना नेटवर्क भी भाई, ये पेज खत्म है। नेक्स्ट वाला। अब बात करें दोस्तों, पीपल की जरूरत क्यों है? पीपल, अगर SPC प्राइम की बात तो आप भी कौन हो? यानी कि पीपल हो, जिसने बनाया वो भी, मतलब डेवलपर, टेस्टर, डिजाइनर, मैनेजर, यूजर, ये सब, कोडर, टेस्टर, सब क्या सब कौन है? क्या कोई सॉफ्टवेयर बगैर पीपल का बन सकता है? टैली का एग्जांपल लेते हैं। टैली कौन है? हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर। टैली जिस कंप्यूटर पे चलता है, टैली से बैलेंस शीट आती है, तो डेटा है, डेटा टैली को बनाने वाले लोग, और बताओ टैली का डेटा इधर से उधर भेजने वाले लोग। यानी कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, नेटवर्क, सब हमने देखा। सिर्फ एक बाकी है जिसका नाम है डेटा। बताओ बच्चों, डेटाबेस का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ फाइल्स फॉर फास्टर एक्शन रिट्रीवल को बोलते हैं डेटाबेस। डेटाबेस यानी कि फास्ट, आपने रखा ही ऐसे है ताकि फास्ट मिले आपको। क्या गूगल भी डेटाबेस है?
जल्दी मिलता है कि नहीं? इंस्टाग्राम भी। पर ये सब डेटाबेस बनाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है इसका नाम डीबीएमएस होता है। वैसे डीबीएमएस में यानी कि इंस्टा का एग्जांपल लोगे आप, तो आपको इंस्टा ये सब करने देता है, क्या क्या, एडिशन, ऑल्टरेशन, इंसर्ट, डिलीट, पूरा अकाउंट भी डिलीट कर सकते हो आप, किसी को सर्च भी कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हैं। वैसे आप बोले सर इंस्टा की बात कर रहे हो डीबीएमएस, तो वन एंड द सेम ही है, क्योंकि इंस्टा पे भी तो डीबीएमएस है। ओके नेक्स्ट, ये सब आपने एडवांटेज पढ़े, दो एडवांटेज पढ़े आपने, राइट? वहाँ पे एक इसकी यहाँ पे राइट साइड में जगह दिख रही है, लिखो वहाँ पे आईसीयू में इंडिपेंडेंट रिडंडेंट शेयर्ड सिक्योरिटी चाहिए। आईसीयू, आईसीयू सुना ना हॉस्पिटल में, आईसीयू में इंडिपेंडेंट रिडंडेंट शेयर्ड सिक्योरिटी चाहिए। 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 आई का अंडरलाइन करो वर्ड, इंटीग्रिटी का आई अंडरलाइन करो, कंसिस्टेंसी का सी अंडरलाइन करो। पॉइंट नंबर 4 पे कंसिस्टेंसी दिख रही हुई, 5 पे आपको यूजर फ्रेंडली दिख रहा होगा। आईसीयू दिख गया आपको 3, 4, 5 पे। अब इंडिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट 7 नंबर पे है। रिडंडेंट पॉइंट नंबर 2, इंडिपेंडेंट रिडंडेंट शेयर्ड पॉइंट 1 शेयर्ड, और सिक्योरिटी यानी कि आपका है पॉइंट नंबर 6। वो 8 याद कर लो अलग से। आईसीयू में इंडिपेंडेंट रिडंडेंट शेयर्ड सिक्योरिटी, आई मतलब बोलेगा इंटीग्रिटी, क्या इसका मतलब क्या, अगर आपने एक जगह पे चेंज किया तो सब जगह पे चेंज। आईसीयू में इंडिपेंडेंट यानी कि फेसबुक का, वो इंस्टाग्राम का फ्रंट एंड अलग है, बैक एंड दोनों का अलग अलग है ना। इंडिपेंडेंट, रिडंडेंट का मतलब क्या हुआ, डुप्लीकेशन नहीं होता। आपने एक बार आधार लिख दिया, अरे वो सब फाइल्स में आधार लिखने की जरूरत नहीं ना, बिकॉज वैसे भी तो कनेक्टेड है एक दूसरे से, डुप्लीकेशन नहीं होगा। आईसीयू में इंडिपेंडेंट रिडंडेंट शेयर्ड, क्या एक फाइल दूसरे के साथ में शेयर होती है, वही लिखा। आईसीयू में इंडिपेंडेंट रिडंडेंट शेयर्ड, आईसीयू में आईसीयू में इंडिपेंडेंट रिडंडेंट, ठीक है ना, शेयर्ड और फास्ट सिक्योरिटी चाहिए। तो फास्ट यानी कि आपको सिर्फ कपड़े बदलना है, बॉडी तो वही रहेगी। वैसे एसपीसी की वेबसाइट कितने बार बदल सकती है, क्योंकि डेटाबेस तो वही है। तो आईसीयू में इंडिपेंडेंट रिडंडेंट शेयर्ड एंड फास्ट सिक्योरिटी चाहिए। तो फास्ट आ गया। सिक्योरिटी का मतलब बताइए, इंस्टाग्राम बगैर पासवर्ड का एक्सेस देंगे। और यू से क्या था, उसका मतलब क्या है, इंस्टाग्राम इज सो यूजर फ्रेंडली, कोई ट्रेनिंग की जरूरत भी नहीं। तो बोलो आईसीयू में इंडिपेंडेंट रिडंडेंट शेयर्ड फास्ट सिक्योरिटी। आई फॉर व्हाट, इंटीग्रिटी, सी से कंसिस्टेंसी, यू से यूजर फ्रेंडली। उसके बाद के सारे शब्द एज इट इज, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रिडंडेंट रिडंडेंट शेयर्ड शेयर्ड फास्ट फास्ट सिक्योरिटी। आपको सिर्फ आईसीयू याद करना, आई फॉर, सी फॉर कंसिस्टेंसी, यू फॉर, I for integrity, C for consistency, U for user. I for integrity, C for consistency, U for independent, independent, shared, shared, security, security, fast, fast, सारे redundant, redundant, यानी कि वो सारे वर्ड एज इट इज है। ओके, और आपको ये दिखा है डिसएडवांटेज 2 पॉइंट के, तो कौन से? आपकी कॉस्ट नहीं, जो इंस्टा बनाता है उसकी कॉस्ट ज्यादा है। और वो बोलता है इतना सब कुछ होके भी इंस्टा भी तो हैक हो ही सकता है। उसके बाद बताएंगे दोस्तों, डेटाबेस मॉडल में हायरार्की और नेटवर्क में दोनों में से अच्छा कौन है, कौन सा फ्लेक्सिबल है, कौन सा टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप दोनों भी है, ओनली टॉप टू बॉटम। एक बच्चे के सिर्फ एक ही पापा होंगे, एक बच्चे के बहुत पापा हो सकते हैं। कहाँ पे, मेनी टू वन भी होता है, मेनी टू वन नेटवर्क में। उसके बाद रिलेशनल में आपने बॉक्सेस को जोड़ा था, एग्जाम्पल MS एक्सेस, एग्जाम्पल MySQL। क्या यहाँ पे कितने भी बॉक्सेस ऐड कर सकते हैं, कैन बी ऐड मोर टेबल्स, बट क्या होना चाहिए, कॉमन लिंक होना चाहिए, एक प्राइमरी की कॉमन होना चाहिए।
देखो भाई सबसे अच्छा कौन है? रिलेशन। कैन वी ऐड मोर एंड मोर टेबल्स? क्या उसमें फैमिली प्लानिंग की पहले जरूरत है? नहीं है। आप कभी भी कितने बच्चे डाल सकते हो उसमें। अब उसके अंदर बिग डेटा है। बताओ बिग डेटा कॉन्सेप्ट क्यों आया दुनिया में? अगर अमेजोन का इतना बड़ा है तो इतने बड़े डेटाबेस को एनालिसिस कर ही नहीं पाएंगे विद द हेल्प ऑफ कन्वेंशनल मेथड। इसलिए बिग डेटा को एनालिसिस करने के लिए हमने बिग डेटा एनालिटिकल नाम का सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया। डेटा वेयरहाउस क्या है? जब डेटा वेयरहाउस नहीं था, सब डिपार्टमेंट अपना डेटा अपने फॉर्मेट में रखते थे, टॉप मैनेजमेंट को एनालिसिस करने नहीं आ रहा था। विद द हेल्प ऑफ डेटा वेयरहाउस एक डिपार्टमेंट है ऑल द डिपार्टमेंट्स, एक ब्रांच है ऑल द ब्रांचेस। अभी का है बहुत सालों का। डेटा कहां पे रखेंगे? वो भी एक ही फॉर्मेट में। क्या टॉप मैनेजमेंट को अब एनालिसिस करना आसान हो जाएगा? और मैनिंग का मतलब क्या है? इट्स अ मीनिंगफुल एक्सट्रैक्शन, जो ऐसा डिस्कवर कर रहे जो पहले आपको पता नहीं। डायपर और बियर में ही कनेक्शन है। आपको पता ही नहीं स्लाइडिंग फोन का भी इतना कम मार्केट है। आपको पता नहीं सलमान खान की मूवी जो ईद पे चलती है। तो आप ऐसी चीजें ढूंढ के ला रहे हो, आपको पता ही नहीं ये जींस के साथ में कितना टी शर्ट बिकता है और जींस के साथ में कितने लोग शूज लेते हैं। कितने लोग हैं जो जींस के साथ में 2000 के टी शर्ट पहनते हैं। ये सब जो आप उटपटांग चीजें जो ढूंढ कर लाते हो, ये माइनिंग का पार्ट है। माइनिंग के स्टेजेस बताओ। नंबर 1, पहले तो इंटीग्रेट करते हैं, फिर सेलेक्ट करते हैं, फिर उसमें से क्लीनिंग करते हैं जो काम का नहीं, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिर डेटा माइनिंग करते हैं। माइनिंग के रिजल्ट्स को इवैल्यूएट किया जाता है और आप डिसीजन। वंस अगेन नंबर 1, पूरा बैंक का डेटा इकट्ठा किया, सेलेक्ट किया, जो काम का नहीं तो उसको हटाया, दैट इज व्हाट, जो मोबाइल का नहीं उसको हटा दिया। तीसरी बात, जो क्लीनिंग किया नहीं कि डेटा को प्रॉपर्ली सजाया, जो मिसिंग था वो भी ऐड कर दिया। नंबर 4, स्लाइडिंग नॉन स्लाइडिंग में ट्रांसफॉर्म किया। फिर बाद में हमने उसको माइनिंग किया, क्या परसेंटेज आ रहा देखा, उसको देख के हमने इवैल्यूएट किया और बाद में उसका डिसीजन लिया। ये डेटा माइनिंग था। ओवर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा पीपल नेटवर्क। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा पीपल, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा पीपल, दैट्स ऑल गाइस। आज का लेक्चर हम लोग यहाँ समाप्त कर रहे हैं। एंड आई एम गिविंग यू इनफ टाइम टू रिवाइज एफएम एज वेल, राइट? आपका ऑडिट का भी टेस्ट है। व्हाट टाइम? 11:30 वो कर लेना। उसके बाद में आनंद सर की क्लास है, आनंद सर क्लास लेंगे, तो वो क्लास होने के बाद में आप एफएम देना, राइट? 1.5 आवर्स के लिए एफएम का टेस्ट आपको आएगा, जिसमें आएंगे 6 चैप्टर्स। सिर्फ क्या नहीं होगा, रेशो नहीं होगा और वो कैपिटल वेटिंग नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बाकी सब होगा। स्टे कॉन्फिडेंट, पेपर बहुत अच्छा जाएगा। हमने बहुत पढ़ाई की है, बहुत रिवाइज किया है एफएम को। जस्ट बी कॉन्फिडेंट इनफ। ओके, आज के दिन को संडे मत समझना, संडे समझो तो दर्द होगा। ओके, और कौन दे रहा है टेस्ट नहीं दे रहा है, फॉरगेट अबाउट इट, आप लोग को देना। और जितने लोग जो गुरुकुल में है वो उनका टेस्ट वहाँ पे ही कंडक्ट होगा, डोंट वरी, आपको वहीं से पेपर देना है। थैंक यू सो मच गाइज, आई विल सी यू, टेक केयर। अभी मैं जो है आपको 4:30 बजे के आसपास आपको यहाँ पे फिजिकल फॉर्मेट में पेपर देता हूँ मैं। अमर, आंसर शीट रेडी कर देना, क्वेश्चन पेपर आंसर शीट, ठीक है? थैंक यू सो मच, टेक केयर। आज थोड़ा जाना है मुझे।